हम लोग बड़ा बचपन में नगमे गाते थे, तेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान है। अगर ये मेरा पाकिस्तान है ना तो मुझे इंसाफ दें मेरे शौहर के लिए। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आई मुझसे मेरा सुहाग छीनते हुए, मेरा घर उजाड़ते हुए, मेरी खुशियाँ मुझसे छीनते हुए? इतने काबिल बंदे को छीन, उसका जुर्म क्या था? सिर्फ करप्शन के ख़िलाफ़ बात करता था ना कि आप करप्शन मत करो, इस वजह से उसको मार दिया। तो पाकिस्तानियों को मैं कहूँगी कि इंसाफ की जद्दोजहद में मेरा साथ दें। पता नहीं मुझे भी मार देंगे या क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ आई विल रेज वॉइस। बस ज़िंदगी ऐसा लगता है उनके जाने के बाद मेरे लिए तो जहन्नम हो गई है। मतलब मैं रोज़ रोती हूँ, रोज़ मरती हूँ, रोज़ जीती हूँ और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। और किसी की यहाँ पर कोई विल ही नहीं है मुझे इंसाफ दिलवाने के लिए। मैं अकेले धक्के खा रही हूँ। तो क्या समझती हैं, क्या उस कौन तक हाथ चला जाएगा? नहीं, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि सहाफ़ियों को अपने घर वालों के बारे में भी सोचना चाहिए कि उन पर क्या बीतेगी। मैं अकेले जस्टिस के लिए धक्के खा रही हूँ, वरना मुझे इस शहर में फिरने का दिल नहीं करता। शद को कैटेगोरिकली ये कहा गया हम तुम्हें सर में गोली मारेंगे अच्छा, ताकि ये तुम बच ना सको। अच्छा, ये तभी कह दिया जी, गया था जब जी। वो पाकिस्तान थे और पाकिस्तान में थे, जब उन्हें बुलाया गया। जी, जब बुलाया गया उनको वहाँ पे। ये तभी उन्हें धमकी जी। दे दी गई थी। जी, इस बार उन्होंने कहा बेच दी किसी ने तस्वीरें उनकी यहाँ से। इस मुल्क पे सब बिक सकता है, लोगों का ज़मीर, ईमान, लोग पूरे के पूरे खुद। जी, उनके तो 18-19 तो जख्म थे, 4 नेल गायब थे, गुर्दा गायब था, पसलियाँ टूटी हुई अच्छा, थी। कुर्ता गायब था। कीनिया में निकाल लिया था। कीनिया में उनका गुर्दा निकाल लिया था, निकालने के बाद यहाँ भेजा गया था। उन्होंने निकाला, इन्होंने निकाला, मुझे क्या पता। उनके कातिल तो हर तरफ थे ना, यहाँ भी थे वहां भी थे, मुझे क्या पता किसने निकाला, पर गुर्दा नहीं था। डॉक्टर्स के पैनल ने लिखा है ये बात, और नाखून नहीं थे, वो तो तस्वीरों से नजर आ गया, वो उन्हीं का हाथ था। मैं दिल से पहचान हाथ, मैं कैसे उनकी उंगलियां भूल सकती हूँ। सर पे गोली का निशान था, एक बोन मिसिंग थी स्कल की, एक पीछे गोली मारी थी, आगे सारे स्टिचेस लगे हुए थे क्योंकि एक पहले पोस्टमार्टम हो चुका था। कभी कभी मैं कहती हूँ कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि बीवी शौहर से पहले मर जाती होती। कभी कभी मैं कहती हूँ कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि बीवी शौहर से पहले मर जाती होती। इतनी तकलीफ तो ना उठानी पड़ती ना। गुर्दा नहीं है, नेल्स नहीं है, स्कल की बोन मिसिंग है। ये सब कुछ बीतता और बीत रहा है मुझ पे। क्या आप मुझे टिश्यू पास करेंगे? ये सुनने को मिलता है कि लैपटॉप में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था। आपको मालूम है क्या डाटा था? और वो लैपटॉप वगैरह मोबाइल उनका किधर है? ये सारे ना, ये एक मखसूस टाउट्स यहाँ पे मंजन बेचते हैं कि वो सर टेक्नोलॉजी गीक, वो ज़्यादातर आईफोन में चीज़ें यूज़ करते थे या आईपैड में। लैपटॉप पर्सन तो वो थे ही नहीं। ड्राइव्स थी उनकी बहुत सारी जो मुझसे बहुत पहले ले गए थे, कोई 1.5-2 महीने पहले। उनको था हम एक बीवी को तंग ना करें, और लैपटॉप पर्सन वो थे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरी आज की पॉडकास्ट के मेहमान हैं जवेरिया सदीक। जवेरिया से बात करते हैं इनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक और अरशद शरीफ शहीद के मुतल्लिक। जवेरिया, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। ठीक हैं आप? आप अभी स्टार्ट हुआ, आपकी आंखों में आंसू आ गए? बस बहुत रोई हूँ मैं, और अल्लाह ताला सब्र देता है, लेकिन शायद अल्लाह ताला को भी आंसू पसंद है। उससे ये होता है इंसान अपनी एक बेबसी आजिज़ी अल्लाह के सामने और अल्लाह के नेक बंदों के सामने भी आ जाते हैं आंसू में। तो समटाइम पब्लिकली भी रो पड़ती हूँ,
शायद अरशद पर मैं बहुत हसास हो गई हूँ, मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रुला देती हैं, और मैं कहती हूँ रो लेना चाहिए, उससे आपका दिल हल्का हो दिल जाता हल्का है। हो जाता है। जवेरिया, क्या करती थी आप? जर्नलिज्म भी करती रही हैं आप, उसके अलावा क्या क्या करती रही हैं आप? मैं हमेशा से ना बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, जैसे होता है ना यूनियन प्रेसिडेंट, लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट, लिखने लिखाने का सिलसिला बहुत छोटी उम्र से जारी है। मैं बहुत छोटी सी होती थी और उस वक्त नई नई ब्लॉग्स लिखने का जो है वो आया है, तो मैं एक अखबार आया करती थी, उसमें अंग्रेज़ी में ब्लॉग्स लिखा करती थी, और जो बच्चों का पेज आता था 2 बड़ी अखबारों का, उसमें बच्चों के लिए कहानियाँ और मज़ामीन लिखती थी, और मेरी तस्वीर के साथ वो छपते थे, तो बड़ा मैं एक सेलिब्रिटी होती थी अपने स्कूल में। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चल ही पड़ा, और दौरान तालिब-इल्मी मैं एक टीवी शो में शिरकत की, बजट के ऊपर जो है वो डिस्कशन हो रही थी, और मैं चूँकि जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मेरा मेन सब्जेक्ट था वो इकनॉमिक्स था। लेकिन बाद में फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया, क्योंकि वो हुआ ये कि वो फील्ड चेंज हो गई मेरी। हम्म। वहाँ पे उस दिन उनके ओनर की बेटी आई हुई थी, और वो प्रोग्राम मैनेजर थी उस चैनल की, तो उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया, उसने कहा आप तो बड़ी टैलेंटेड हो, हमारी पार्लियामेंटारी करो। तो मैंने उससे कहा, मैं बहुत स्किनी होती थी उस वक्त ना, मैंने कहा मैं बहुत स्किनी हूँ, और मैं बहुत 18-17 साल के यूथ को तो कोई भी जॉब नहीं देता, और मेरे तो ब्रेसेस भी लगे हुए हैं ना, सो मैं कैसी आऊँगी। उसने कहा चलो कैमरे के सामने, अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे जब तुम लाइव थी, और तुम बहुत अच्छा बोली हो, चलो स्क्रीन टेस्ट कर लेते हैं। उसने किया, उसने कहा नहीं ये इतनी दूर से नज़र नहीं आते, और ये भी फैशन है, पहनो। उसने बड़ा मुझे, सादिया जब्बार की मैं बात कर रही हूँ, और वो ड्रामास बनाती हैं, उसने मुझे बहुत ग्रूम किया। वो बड़ी कोई टैलेंटेड, वो जैसे पावर हाउस नहीं होता, हम्म। चलता फिरता पावर हाउस है वो। फिर उधर इजाज़ भुट्टा साहब होते थे, तो इजाज़ भुट्टा साहब एक पूरे चैनल के हेड तो थे ही एटीवी के, लेकिन वो हमारे लिए उन्होंने हमारे लिए एक बड़े भाई और बाप का रोल प्ले किया। हम्म। इतना कुछ उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमारे लिए स्टाइलिस्ट इवन बुलवाई कि उठना बैठना कैसे है, बाल कैसे बना के जाने हैं, क्योंकि मैं नेशनल असम्बली शुरू शुरू में मेकअप करके जा रही थी, तो मैंने उनको आके बताया कि वो तो सब ख़राब हो जाता है वहाँ पे, लैशेस उतर के मेरे हम्म। हाथ में आ जाती हैं, नेशनल असम्बली ऐसे कवर नहीं हो सकती ना। और मेरे हमेशा शुरू से बहुत लंबे बाल रहे हैं कमर तक, तो मैं उस वक्त बिल्कुल दुपट्टा शुपट्टा नहीं लेती थी, गले में ज़रूर लेती थी, वो तो अम्मी कहती नहीं कंपलसरी है। हम्म। तो मैंने कहा ये इतने बड़े बड़े दुपट्टे हैं, मुझसे संभाले नहीं जाते, यहाँ कुछ और ड्रेसिंग होती है और यहाँ का मेकअप भी कुछ और है। तो उन्होंने हमें सबको ग्रूमिंग कोर्सेज कराए, स्टाइलिंग करवाई। तो फिर एक टाइम आया कि मैं वहाँ इतनी छोटी सी और सबसे तेज़ होती थी, मुझे हर अरकान असम्बली का नाम, उसका हल्का, उसकी पार्टी वाबस्तगी पता होती थी, और मैंने एक नई चीज़ वहाँ पर मुतारिफ़ करवाई। ये मैं आपको 2009 और 10 की बात बता रही हूँ, जिस वक्त ये बड़े अरसे बाद इस मुल्क में जमहूरियत आई थी, एक आमरीत के दौर के बाद। और मैंने हमेशा उन पार्लियामेंटेरियंस को फोकस किया जिनका कोई इंटरव्यू नहीं लेता था। लोग सिर्फ 3-4 उनके फेवरेट होते थे, बड़े बड़े चैनल्स भी सिर्फ उन्हीं चेहरों को बुलाते थे जो पार्टी के। भाई हर रुकन की एक अपनी वैल्यू है, वो अपने हल्के से इतना जीत कर आया है, तो ऑफ कोर्स आपको उसको इंटरव्यू करना चाहिए। मैं 3 साल तो वही करती रही, और उस चैनल में जितना हम ग्रूम हुए, जितनी हमें आज़ादी थी, जितना हम खुश, नो हरासमेंट, कोई ख़वातीन को तंग करने वाला सिस्टम नहीं, बेटियों की तरह उन लोगों ने हमें रखा। ऑफिस से गाड़ी लेती थी, वही आके ड्राइवर्स पिक करते थे, वही छोड़ते थे, हम पूरी पूरी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे, हमारा लंच एवरीथिंग। और बहुत मैंने वहाँ पे सीखा, लिखना बोलना जो मैं बचपन से मेरे पेरेंट्स मुझे करवा रहे थे ना, मेरे उर्दू के टीचर्स, वो वहाँ जाके और ग्रूम हुआ। रॉयटर्स की स्टोरीज़ को ट्रांसलेट करना, उसको ख़बर में कैसे तब्दील करना है, क्योंकि जब मीन्स आप एक जर्नलिस्ट थी, कौमी असम्बली में जाती थी, जी जाके इंटरव्यूज़ करती थी, जैसे जी आजकल मैं करता हूँ या जी बाकी सहाफ़ी करते हैं। उसके बाद एक जर्नलिस्ट से आपकी शादी होती है, जी शरीक हयात बनती हैं। अरशद शरीफ शहीद, बहुत मुकाम है इस दुनिया में भी, यकीनन आखिरत में भी। तो ये किस तरह हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे लव एंड फर्स्ट साइट जिस तरह होता है ना, वो हुआ था। मैं ऑफिस में काम कर रही थी, तो मेरी दोस्त नौरीन मुझे आगे कहती हैं, वो बड़ी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट थी, अब उन्होंने फील्ड चेंज कर ली, वो टीचिंग में है। वो मुझे आके कहती हैं, शबीरा तुम्हें पता है पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, उसका नाम अरशद है, और वो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है पाकिस्तान का पहला, और उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ को कवर किया है, गोलियों की बौछार में से उसने इस दफ़ा कवरेज की है, और वो जितने मिलिट्री के ऑपरेशंस भी हो रहे हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, उनको भी कवर करता है। मैंने कहा अच्छा, एंड आई वाज कीप राइटिंग माई स्टोरी ना। उसने मेरी वो चेयर जिसमें व्हील होते हैं ना, उसको खींच के बिल्कुल टीवी के आगे कर दिया। हमारा बहुत बड़ा, क्योंकि एटीवी की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो हमारा एक बहुत बड़ा रिपोर्टिंग एरिया था। मैंने कहा अच्छा बताओ कौन है भाई इनमें से, अरशद कौन है ना, ये है। मैंने कहा इतना बड़ा आंसर
मैंने यूं क्योंकि वेल ड्रेस हमेशा रहते हाँ, थे। ही वॉज वेरी हैंडसम। ओके, मतलब कोई भी उनसे मोहब्बत कर सकता है, और अभी भी लोग जितनी करते हैं कि कोई भी खातून औरत लड़की उनको पसंद कर सकती थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा है। मैंने तो अभी तक ऐसा, मेरी नज़र से तो कोई पार्लियामेंट में ऐसा रिपोर्टर नहीं गुजरा, क्योंकि पार्लियामानी रिपोर्टर थोड़े डिफरेंट होते हैं, हर फील्ड के रिपोर्टर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो कल्चर कवर कर रहे हैं, डिफेंस कवर कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट। मैंने कहा ये तो बड़ा जीदार सा बंदा है। अच्छा, फिर ये आई गई बात हो गई, कोई 3-4 माह गुजरे हैं तो सीनियर सहाफ़ी बैठे हुए थे, हम जूनियर अपने टेबल पे बातें कर रहे थे, और मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन, और वो नया नया कैफेटेरिया बना था और बड़ा सब खुश थे कि चलो एटलीस्ट हम यहाँ, मतलब सारा दिन वरना फाका करना पड़ता था, या तो ऑफिस लंच भेज दे, अदरवाइज कौमी असम्बली में पानी के अलावा कुछ नहीं होता था। वो नया नया कैफेटेरिया बना टेरेस पे, और वो बड़े अच्छा मेन्यू उनका। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने हमें आके कहा कि कोई हमें लंच पे ज्वाइन करना चाहता है, तो अरशद भी आ रहे हैं। उसने किसी को नहीं, यूँ रैंडम कहा अरशद शरीफ भी आ रहे हैं, तो जवीर आप भी आए, नौरीन आप भी, सबको कहा। ये जो बड़े आपके पॉपुलर हमारे भाई हैं रावी हसन है, ये भी मेरे उस वक्त कुलीग होते थे, बिल्कुल यंग ग्रेजुएट थे ये भी। तो बाकी लोगों की कोई कमिटमेंट्स थी और मेरे पास अपनी गाड़ी अवेलेबल थी, तो मैंने कहा आप लोग जाएं, मैं आप लोगों को खुद ज्वाइन करती हूँ। सिर्फ मिलना अरशद से था, वरना अदरवाइज मैं कभी किसी के लंचेस पे नहीं जाती थी। अच्छा। अपने जितने मिड कैरियर्स या यंग जर्नलिस्ट थे उनके साथ ज़रूर करती थी, लेकिन सीनियर्स या पॉलिटिशियंस के साथ मेरा हमेशा एक फासला रहा है। मेरे इतने दोस्त नहीं हैं, ना पॉलिटिकल लोग, ना इदारों वाले लोग, ना ये बड़े सहाफ़ी। खैर मैं चली गई लंच पे। अब आगे अरशद साहब आए, तो बस वो उनका तो अपना ही करिश्मा था, और ये, और उन्होंने मुझे कहा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम जवेरिया है ना। तो कहते हैं आपका निकनेम क्या है। तो मैंने कहा जिया। तो अरशद ने मुझे अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट हमारी 12 साल की शादी में सिर्फ जिया ही बोला है। जिया। और बहुत ज़्यादा उसमें एक जिया यूँ बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, दोस्ती की वजह बनी फोटोग्राफी। मेरे पास DSLR था उस टाइम पे, लैपटॉप भी एक बैग में था, और मतलब मैं बड़ी, वो एक होता है ना माँ बाप बड़ा पैम्पर्ड बच्चा भेजते हैं, जिसके पास ब्लैकबेरी भी है, जिसके पास एक पिंक कलर का, मैंने स्पेशली अपने पेरेंट्स से कहा था मुझे पिंक लैपटॉप चाहिए सोनी का, मैं नहीं करूँगी सिल्वर लैपटॉप पे काम। तो उन्होंने मेरे लिए वो अरेंज किया। मैं बड़े नाज और नखरों के साथ जाती थी। उन्होंने मेरे हाथ में उस दिन कैमरा था और अपना एक बैग था। उस दिन मैं लैपटॉप और दूसरी चीज़ें नहीं कैरी कर रही थी। मुझे कहते हैं आप फोटोग्राफर हैं। मैंने कहा जी, मैं शौकिया फोटोग्राफी करती हूँ ना, ये मेरा पेज है, इस पे मैं लगाती भी हूँ अक्सर। आपको पता है मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ और मेरे पास भी DSLR है। सो DSLRs दोस्ती की वजह दोस्ती की वजह बनी। और फिर वो 1-2 साल बाद मोहब्बत में तब्दील हुई, और फिर शादी हो गई, और एक बहुत, हमने एक अच्छी खूबसूरत मोहब्बत से भरी हुई फुल ऑफ लाइफ हमने चीज़ें साथ की। शादी के बाद अरशद शरीफ शहीद की क्या रूटीन होती थी? सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना, उसके बाद दिन में क्या करना, फिर शाम अच्छा, को? 4-5 साल तो मुझे लगता है कि वो तो बड़े एक टिपिकल मोहब्बत वाले साल थे, जिसमें सिर्फ हम घूमा फिरा करते थे। वो ब्यूरो चीफ बन गए थे, और उनकी उस वक्त इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। वो एक शो करते थे बिल्कुल रात के टाइम, तो हम दिन के टाइम बड़ा फ्री होते थे। तो हमारा होता था कि नाश्ता कर लिया कहीं। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना आता था। मेरे पेरेंट्स ने उनको बता दिया मेरी बेटी नहीं, हमने कभी काम नहीं करवाया, लेकिन अपना घर जब होता है फिर बंदा थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लेता है। तो मैंने खुद थोड़ा कि इंग्लिश या देसी ब्रेकफास्ट बनाना सीख लिया था कि मैं उनको भूखा तो नहीं भेज सकती थी ऑफिस। अच्छा, अक्सर होता था हम बाहर कुछ करके ना, या थोड़ा घूमते फिरते थे, फोटोग्राफी करते थे। फिर मैं अपने ऑफिस चली जाती थी, वो अपने ऑफिस चले जाते थे। फिर मैंने कुछ अरसे में ये हुआ कि जब वो दुनिया न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ बन गए, और वो उनकी पॉपुलैरिटी एज अ वॉर कॉरस्पॉन्डेंट के बजाय एज अ एंकर बनना शुरू हुई, तो मैंने क्विट कर दी अपनी ये। मैंने कहा घर में एक ही स्टार होना चाहिए, एंड वो अरशद शरीफ होगा, मैं नहीं होंगी, मैं थोड़ा पीछे रह के काम करूँगी। और मैंने लिखने लिखाने की तरफ जो है वो अपना कर लिया। और जब एक नॉर्मल रूटीन बन गई ना, जब वो दी अरशद शरीफ बन चुके थे और बहुत पॉपुलर, और उतने ही वो हम्बल थे, वो घर में एंकर बन के एंटर नहीं होते थे। घर में वो अरशद बन के बिल्कुल खामोशी से हल्के हल्के कदम उठा के, अक्सर मैं ना वो मिस करती हूँ। अभी वो ऊपर आ रहे होंगे अपना बैग उठा के ना, मैं उस रास्ते की तरफ देखती हूँ कि हमारा रूम ऊपर है, तो वो ऊपर जिस तरह आते थे स्लो स्लो, अक्सर मैं उनसे उनके हाथ से वो लैपटॉप और वो पकड़ लेती थी। तो दिन का आगाज़ इस तरह होता था कि वो बहुत जल्दी उठ जाते थे और मैं उठ नहीं रही होती थी, और वो उनकी वो कह रहे होते थे भाई उठ जाओ यार, तुम क्या सोने के लिए दुनिया में आई हो। तो मैं कहती थी अरशद आधे घंटा मुझे और सोना है, मुझे उठाए नहीं, मेरी आंखें तो खुल ही नहीं सकती हैं। मैं बहुत लाइवली, शरारती और फुल ऑफ वो होती थी, शरारतें प्लान करना, क्या क्या करना है, किस तरह तंग करना है किसको, अपनी बहन को या अरशद को या किसको, हंसा देती थी सबको, फन लविंग ना। वो मुझे उठाते थे तो मैं यूँ आंखें, मेरी आंखें खुल ही नहीं सकती। अरे
ये बैठे बैठे कौन सो सकता है, मैंने पहली दफा किसी को बैठे हुए सोते हुए देखा है ना। मैं चाइल्डिश थी, मैं छोटी थी उनसे, हमारा बहुत ज़्यादा गैप था, लेकिन कंपेटेबिलिटी में नहीं था, वो बिल्कुल हमारी एक जितनी थी। फिर उनको एक बड़ी मज़े की चीज़ मिल गई, वो कहते हैं अगर तुमने अगर आंखें नहीं खोली ना और मुझे मेरी मतलब रूटीन की चीज़ें नहीं देना शुरू की, मैं तुम्हारी अम्मी को कहूँगा मैं भूखा बैठा हूँ, नाश्ता नहीं दे रही, मैं इतना भूखा हाँ मुझे भूख लग रही। अब मेरी अम्मी का बहुत स्पेशल बॉन्ड है अरशद के साथ, क्योंकि मेरी अम्मी का बेटा नहीं था और मेरी अम्मी के दामाद उनके बेटे थे। तो मेरी अम्मी तो अरशद के लिए, मैंने अरशद के लिए पाए बनाए हैं, मैंने अरशद के लिए कीमा बनाया, मैंने अरशद के लिए पराठा बनाया, मैंने अरशद के लिए, हम मैं यूँ फल वो कर रही होती थी ना तो मुझे कहती थी बेटा मुलाजमों से फल नहीं कटवाते, शौहर को खुद फल काट के देते हैं, उनको पता होता है ये मेरी बीवी के हाथ से कटी हुई चीज़ आई है साफ सुथरी, और उनसे भी काम कराओ लेकिन अपना हाथ का जायका भी उसे दो। तो सुबह सुबह ये होता था कि वो उठते थे और 8-9 अखबारें पढ़ते थे, और मेरी अखबार जैसा मेरा आर्टिकल होता था, वो शर्मा शर्मा के मेरी तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा के ना साइड यूँ कर रहे होते थे कि ये देख ले किसका आर्टिकल आया हुआ, और पढ़ते थे, मेरा भी पढ़ते थे आर्टिकल। अच्छा। और फिर ये होता था कि मैं उनको ब्रेकफास्ट देती थी, और होता था कि भिगोए हुए बादाम, वो क्योंकि उनका इतना सोचने का काम था और ये सारा काम था, बहुत लाइट सा वो नाश्ता करते थे, इसमें सेपरेट टी होती थी। फिर उसके बाद सीड्स थेरेपी का उनको बहुत शौक था, वो ये कलौंजी वगैरह और ये चीज़ें मुझसे लेते थे। फिर उसके बाद ये होता था कि अगर उन्हें एक्सरसाइज वगैरह करनी होती थी तो मैं फ्रूट और उनको वो नींबू पानी बना देती थी, क्योंकि उन्हें तो प्रॉपर जिम अपना बनाया हुआ था घर में छोटा सा, तो वो बहुत उनको फिटनेस और वो बस सेहतमंद इंसान थे। अगर उनको इस तरह यूँ शूट ना किया जाता और उनको अगर बर वक्त कोई इमदाद मिल जाती तिब्बी तो शायद वो ज़िंदा होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद और स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन थे। फिर वो करने के बाद अगर उनका दिल होता था तो वो जल्दी ऑफिस चले जाते थे, छुट्टी नहीं करते थे कभी भी ऑफिस से। अगर देर होता था तो फिर सीज़न लगा के मुझे कहा कि ट्रेडमिल तुम बिल्कुल टीवी के आगे लगवाओ, वो वहाँ पे नहीं, घर में दूसरी जगह नहीं रखना। तो बस वो फिर करके मैं बिल्कुल जिस तरह एक ताबेदार किस्म का वो होता है ना मुलाजिम, यूँ कोट उठाया, उनका टाई उठाई, नीचे आके गाड़ी में रखी, गाड़ी स्टार्ट की, एसी चलाया कि उनको गर्मी, उनको बहुत गर्मी लगती थी, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती थी उनसे गर्मी, और उनकी वो लैपटॉप वगैरह सब सेट करके, पेन्स एवरीथिंग, अगर उन्हें दूसरे बाहर वाले जिम जाना है तो उनका जिम वेयर साथ नींबू पानी सब कुछ करके मैं कहती थी नाउ यू आर रेडी टू गो। सो वो किंग थे तो, और मैं उनकी क्वीन थी, तो मैंने उनको हमेशा एक किंग की तरह ट्रीट किया। अच्छा मुझे ये बताएं अरशद शरीफ, अब हम रजीम चेंज पे आ जाते हैं। अरशद शरीफ रजीम चेंज की रात इमरान खान के साथ थे, पीएम हाउस में थे, उसके बाद वापस आके उनसे बात हुई कि वहाँ क्या हुआ, किस तरह हुकूमत गई, उन्होंने कुछ बताया आपको? वापस आके क्या बताया उन्होंने जो आपको याद हो? अरशद अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते थे और अरशद अपने मुल्क को करप्शन फ्री देखना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि जबीरिया तुम्हारा शायद अभी 12-13 साल का तजर्बा है जर्नलिज्म का, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरे तो कम से कम 20-25 साल हो चुके हैं। मैंने आज तक खान जितना ईमानदार वज़ीर आज़म इस वज़ीर आज़म हाउस में नहीं देखा कि वो एक पानी की बोतल होती थी तो वो आकर अगर वो उठा लेते थे ना स्टाफ के लोग, तो वो कहते थे नहीं रखो, इसमें भी आधा पानी है। और जिस तरह हम लोग जाते थे तो चाय नॉट लेविश किस्म की साथ जो हाई टी और इस तरह, या पानी, क्योंकि कहते हैं वैसे भी ज़रूरत नहीं, अपने घर से कहा के गए हुए हैं, अपने ऑफिस से भी हमने लंच किया हुआ है, तो अभी क्या जरूरत है कि हम एक्सपेक्ट करें कि वज़ीर आज़म जो है वो हमें खाना खिलाए। तो कहते हैं कि यहाँ पर तो ये सिस्टम था कि कोई आके इस कुर्सी पर बैठता था तो वो सबसे पहले सहाफ़ियों में ओहदे बांटता था, फिर वो बड़े बड़े ज़ोहराने इशाइये देता था और पैसे से लोगों का मुँह बंद कराता था। बट ये एक ऐसा बंदा है कि इसके साथ लोग जो हैं वो खुद आ रहे हैं, इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, इस शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर एक सच्चाई और एक ईमानदारी देख रहे हैं। हाँ, इनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो कि करप्ट थे, जो ठीक नहीं थे। आपको पता है अरशद ने कितने स्कैंडल्स पीटीआई के भी उस टाइम पर जो है वो किए हैं, और मुझे कितना जो उस वक्त तनकीद का निशाना बनाया गया, मेरे खिलाफ कैंपेन्स भी हुई। वो एक होता है ना कि किसी पार्टी की को करो तो वो उसकी फैमिली को, सहाफ़ी की टारगेट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने उन तमाम लोगों को खुद से दूर किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि अरशद शरीफ अगर बात कर रहा है तो वो सबूतों के साथ और दस्तावेज़ात के साथ बात कर रहा है, वो किसी ज़ाती पर ख़ाश नहीं रखता। तो अरशद अफसरदा थे और अरशद को इस निज़ाम पे यकीन था, लेकिन वो जो एक हॉर्स ट्रेडिंग हुई, वो जो एक रजीम चेंज की साजिशें हुई, फिर उनको धमकियां आना शुरू हो गई कि इमरान खान का साथ नहीं दोगे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं किसी का बेनिफिशरी नहीं हूँ, मैं अपनी मोहब्बत जो से अपने इदारों से मोहब्बत करता हूँ, अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ अपनी टर्म्स पे। आप उनको डिक्टेट कर सकते हैं जिनको आपने आम भेजे होंगे, जिनको आपने पैसे दिए होंगे, जिनको आपने फंडिंग्स दी होंगी, इश्तहारात दिए होंगे, मुझे नहीं कर सकते। मैं नीट एंड क्लीन बंदा हूं। धमकियां स्टार्टिंग पे ही आना शुरू हो गई रजीम चेंज के फौरन बाद? जी
ठीक है, अरशद शरीफ ने एक सवाल उठाया, वो कौन था? जी, उसके बाद कितनी सख्तियां हुई आप पे, आपकी फैमिली पे, अरशद पे? वो जो शो था ना, वो कौन था, उसके बाद से तो मतलब थिंग्स हैज़ बीन चेंज फॉर अस। मैं खुद बहुत ज़्यादा एविएशन कवर करती थी, मुझे एविएशन फ़ोटोग्राफी का भी बहुत शौक़ है। मतलब मैं फ़र्स्ट एविएशन फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मेल तो होंगे डेफिनेटली, लेकिन फ़ीमेल नहीं थी कोई भी। तो मैं उड़ते हुए जहाज़ों को कैप्चर कर लेती थी, और ख़ासतौर पे जेट्स को कैप्चर करना तो मुझे बहुत ही, मैं एक बड़ा एक्सक्लूसिव आर्टिकल कर रही थी और मैंने उस जेट्स की तस्वीरें भी खींची हुई थी। और मुझे अरशद ने आके कहा मुझ पर पहला मुकदमा हो गया है, वो भी अच्छा। किस चीज़ का, गद्दारी और बगावत का। मेरे हाथ से वो सब कुछ छूट गया ना जो मैं कर रही थी टाइप। वो दिन, आज का दिन, मैं इतनी दोबारा किसी दिफाई उमूर पे कुछ भी नहीं लिखा। वो बहुत लिखने वाले मिल जाएंगे, मेरी ज़रूरत नहीं है लिखने की। शायद इस रियासत को मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं ठीक है। उस मोहब्बत का इजहार करूं जो मेरे दिल में अभी भी है। मुझे अभी भी जेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अभी भी एविएशन और तैयारे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं वो मेरे हाथ से वो चीज़ें गिरी हैं। और उसके बाद से, क्योंकि मैं ये सोच में पड़ गई कि एक शख्स इतना मुहिब्बे वतन है, इतना ज़्यादा टैक्स देता है, इतना ज़्यादा उसको दर्द है, वो रातों को उठ उठ के स्कैंडल्स यूं हाईलाइट कर रहे होते थे, वो स्कैन कर लेते थे। मुझे ऐसा लगता था अल्लाह ने उनको इतना लाइक, और मुझे, और यही लाइक होना उनका दुश्मनी का बाइस बना कि अगलों को डर था कि ये बंदा पढ़ के चीज़ें निकालता है, ये ना सुनी सुनाई बातें नहीं करता। जैसे हमारे यहाँ प्राइम टाइम के एंकर्स कर रहे होते हैं, इन्होंने आपके बारे में ये कहा, आप इनके बारे में क्या कहेंगे। दिस इज द टोटल कंटेंट जो 8 बजे आ रहा होता है, जिसमें कोई 4-5 लोग होंगे जो दिमाग के साथ और रिसर्च के साथ और अक्लमंदी के साथ शो करते हैं, बाकी सब वो प्रॉम्प्टर वाले लोग हैं। तो मैं तो 2 साल हो गया मैं किसी का शो नहीं देखती, क्योंकि वो आप उसकी शक्ल देखते हो, आप उसकी वाबस्तगी नजर आना शुरू हो जाती है। मुझे ऐसे शख्स का शो देखना है या ऐसे शख्स का आर्टिकल पढ़ना है जो अपना पसंद नापसंद को, मैं भी हूँ, मेरा भी एक टिल्ट है, मैं बहुत ज़्यादा पीटीआई को लेके वोकल हूँ और मैं उनके मजलूमीन को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर आप मेरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको टिल्ट नहीं नजर आएगा। मैं सबकी बात करती हूँ, किसी ने कोई अच्छा काम किया है मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। हाँ, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो फॉर्म 45-47 के दरमियान, वहाँ उसी बात पे आते हैं कि आपको अरशद शरीफ ने आके बताया कि पहला मुकदमा हो गया गद्दारी और बगावत का, उसके बाद क्या कुछ होता रहा? वो बेचारे सब्र करते रहे। अब वो सुबह रोज़ उठ के 7 बजे कोर्ट जाएं और रात के 10 बजे उनका शो। अब मैं कहूँ यार, मेरे शौहर इतना देर, कोई भी इंसान फंक्शनल नहीं रह सकता, वो थकता है, उसको नींद चाहिए होती है, सुकून। मैं कहती थी आप कोर्ट के बाद घर आ जाया करें, आप थोड़ा सा सोया करें, आराम किया करें, फिर आप शो के लिए जाया करें, इस तरह आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उस ज़माने में उस बंदे ने मेरे ख्याल में 18-18 घंटे काम किया, और सब्र के साथ उस तमाम ज़्यादतियों को, उस तमाम इंतकाम को जो उनसे बिला वजह लिया जा रहा था। सिर्फ वो ये कह रहे थे ना, भाई रिजीम चेंज मत किया करो, एक हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिया करो, एक वज़ीर आज़म को इज्जत से 5 साल उसको मत जलील करवाया करो उतार के। चलो, जो पहले जलील हुए भी हैं वो अब कोई मेरिट पे हुए होंगे, वो करप्ट लोग थे, उनकी तो करप्शन आलमी तौर पर आई है, लेकिन एक बंदा जिसने कुछ किया ही नहीं और उसके खिलाफ आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आए। लोगों की मंडी लगी हुई थी एक यहाँ पर, जो एक हाउस के अंदर, आपको पता है जो यहाँ पे इशारा है, सिंध हाउस, हाँ सिंध हाउस में। तो आप सोचें, उसको इस चीज़ का दुख था कि मेरे मुल्क में जमहूरियत को नहीं चलने दिया जाता, मेरे मुल्क में वज़ीर आज़म की कुर्सी को खेल बनाया हुआ है, और एक ऐसा शख्स जिसने कुछ नहीं किया उसके ऊपर आप देखें ना कितने बोगस किस्म के मुकदमे हैं। इस वक्त सारे मुकदमों में उनकी जमानत हो गई है, तो एक घटिया सा इद्दत वाला केस बनाया हुआ है। कोई उनके पास अभी लीक्स, दुबई लीक्स आए हैं, क्या उसमें इमरान खान का नाम था? नहीं था ना। जिन 3 पार्टियों के नाम आते हैं, एक नई पार्टी भी तो एंटर हुई है ना बीच में, पहले तो सिर्फ 2 खानदानों के होते थे, अब एक और पार्टी भी एंटर हुई है जिनके बड़े असासे दिनों में बन रहे हैं, ठीक है। तो अरशद को ये दुख था कि आप लोग रजीम चेंज मत करो, आप जमहूरियत चलने दो, और आपको इमरान खान के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा दुख जमहूरियत के हवाले से था, ठीक है। तो अब वो उस जो कुछ ज्यादतियाँ उनके साथ हो रही थी, वो उस चीज़ को घर में नहीं लाते थे, और ना वो घर में गुस्सा करते थे, ना वो घर के अंदर चिड़चिड़ापन दिखा रहे थे, वो बहुत सब्र से रह रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे आके बताया कि आज मुझे फलां इदारे के दफ्तर में बुलाया हुआ है और मैं जा रहा हूँ, तो ज़रा फ़ोन वोन ऑफ होंगे, परेशान ना होना। मैंने कहा मत जाओ ना, आप वहाँ कुछ खाना नहीं, आपको स्लो पॉइजन ना कर दें। वो बीवी होती है ना, उसको 100 तरह के खदशे आ रहे हैं, नहीं मैं जाऊँगा। वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझे जो धमकाया है, यही बात उन्होंने अपनी वालदा को भी बताई, जो उन्होंने फिर लेटर में लिखी, जो अरशद की वालदा है रिफत आरा अलवी। अब अरशद ने कहा कि मुझे ये कहा गया है कि रजीम चेंज की मुखालफत ना करो, नई हुकूमत को सपोर्ट करो, और इमरान खान को तो बिल्कुल मतलब नहीं करना, पीटीआई को, इनको हम खुद देख लेंगे।
तो अरशद ने कहा कि मैं तो वो करूँगा जो मेरा ज़मीर कहता है, और मेरा ज़मीर ये कहता है कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। इस मुल्क का उस वक्त का जो कानूनी वज़ीर आज़म था वो इमरान खान था। बाद में इलेक्शन अगर मैं उनको लड़ने दिया जाता तो अभी भी वही वज़ीर आज़म होते, लेकिन धांधली हो गई। अब अरशद को कैटेगोरिकली ये कहा गया हम तुम्हें सर में गोली मारेंगे, अच्छा ताकि ये तुम बच ना सको। अच्छा ये तभी कह दिया जी, गया था जब जी। वो पाकिस्तान थे और जब पाकिस्तान में थे, जब उन्हें बुलाया गया। जी, जब बुलाया गया उनको वहाँ पे। ये तभी उन्हें धमकी जी। दे दी गई थी। जी, उसके बाद ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ कर गए? ये तो मुझे भी आज तक बात समझ नहीं आती, क्योंकि अगर अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ना होता ना तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली को निकालते और फिर वो खुद जाते। तो हमारा ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। मेरा तो पासपोर्ट भी एक्सपायर था उस टाइम पे। इवन अरशद के पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं था। अगर उनके जहन में ये बात होती कि मैंने इसी मुल्क में अगर नहीं रहना तो वो डेफिनेटली इसके लिए कुछ करते ना, अपनी फैमिली के लिए कोई घर ले लेते, छोटा अपार्टमेंट ले लेते। हमको इतने वो तो है नहीं, आपको पता है वो वाले नवाजने वाले जो सहाफ़ी हैं वो तो हमें है नहीं। एक तो हम अपार्टमेंट तो उधर अपने है, हाँ, उधर एक उधर तो है। हमारी तो कोई एहसास बाहर नहीं है। लेकिन अगर ये करना होता तो वो ये करते अपनी उस पैसे से जो कि उन्होंने कानूनी तरीके से इस मुल्क में कमाया और उस पर लाखों रुपए टैक्स भी दिया। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो घर से सुबह निकले, एक नॉर्मल दिन का आगाज़ था। मैं क्वारंटीन से उठी थी तो मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी और मुझे बहुत सांस में तकलीफ़ थी और मैं बहुत शदीद अलील थी। मैं ज़्यादा बिस्तर पे होती थी। जुलाई के मेरे क्वारंटीन में मैंने 15 दिन तो उनको नहीं आने दिया। मुझे था इनको ना मुझे था कहीं इनको ना लग जाए ना। वो फिर भी क्वारंटीन तोड़ के बीच में आते रहे, मेरी खैरियत मालूम करते रहे। मेरी सालगिरह थी, सालगिरह मनाई, मुझे तोहफे दिए और फूल दिए और इस तरह। उस सब के दौरान जब एक शख्स पे 16 FIR हो चुकी थी, उसको ये ख्याल था कि मेरी बीवी अलील है, उसको दवाइयों की ज़रूरत ना हो, उसे पैसों की ज़रूरत ना हो, उसे फूल मिलने चाहिए, उसको तोहफे मिलने चाहिए, कि उसकी सालगिरह बीच में आके गुजर के चली गई, वो मना नहीं सकी। ईद भी थी ना, मैं ईद भी नहीं मना सकी थी। तो छोटी छोटी अपनी घर वालों की तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखते थे। अब मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन मैं क्या चेहरा नहीं पढ़ सकती थी कि वो कितनी तकलीफ़, कितनी परेशानी में सब्र कर रहे थे। वो एकदम से सुबह के टाइम घर से निकल रहे थे, पलटे और मुझे एकदम से उन्हें गले लगाया कस के। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा अरशद इस तरह तो आपने मुझे कभी भी गले नहीं लगाया जाते हुए ना, क्योंकि वो तैयार होते थे और मेरा अक्सर होता था कि मैंने मेकअप या लिपस्टिक होती थी तो वो डर होता है ना वाइट शर्ट पे ना लग जाए कहीं हक करते हुए। अपना ख्याल रखो, अच्छा स्टेयर्स ना उतरो, वो रख देंगे हेल्पर्स, तुम ना आओ। मैं क्यों खुद उनको बिठाती थी ना गाड़ी में, सब कुछ करना, सी ऑफ करना और फिर वापस आती थी कमरे में। उन्होंने कहा तुम्हें बहुत तबीयत ख़राब है तो तुम सामान वामान में उठा लूँगा, बाकी हेल्पर शेल्पर गेट खोल देंगे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आने की, ऊपर से देख लो। क्योंकि मैं एंड तक देखती रहती, जब तक गली मोड़ नहीं जाते थे ना मैं देखती रहती थी। तो कहते ऊपर से देख लो। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं चली गई और ऐसा कोई बात डिस्कस ही नहीं हुई कि अभी मैं रात को मुल्क छोड़ जाऊँगा। एयरपोर्ट पे जाके मुझे कहते हैं कि मेरे चैनल के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया है तो मुझे मुल्क छोड़ के जाना पड़ रहा है, तुम परेशान ना होना। एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने आपको कॉल की? जी, जहाज़ के अंदर से बैठ चुके थे। अच्छा, जहाज़ के अंदर बैठ चुके जी। थे। क्या बात की उन्होंने? अब वही आपको बता रही हूँ ना कि उन्होंने कहा कि मुझे मुल्क छोड़ के जाना पड़ रहा है और मैं अचानक से निकला हूँ, मैंने शो भी नहीं किया आज। मैं भी हैरान हो रही थी ना, शो क्यों नहीं आ रहा, और मैं निकल गया हूँ तो मैं अभी इसमें बैठा हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। जैसी तुम्हारी तबीयत ठीक हो, तुम्हें बेटर फील हो, सांस लेने में तकलीफ़ कम हो जाए और चलने फिरने के काबिल हो जाओ, और सबसे पहले जाकर अपना पासपोर्ट रीन्यू कराओ, वो किसी तरीके से भी चली जाओ ना, बस हिम्मत करके कि थोड़ी बैठी रहना और क्यू का इंतज़ार, क्योंकि हम कभी भी वो VIP कल्चर के आदी नहीं थे। हम नॉर्मल जगहों पे अपने काम करते थे, हम किसी की वो नहीं लेते थे। तो तुम मेरे पास आ जाना, परेशान ना होना, ठीक है, ये उन्होंने मुझे कहा और ही लेफ्ट। अच्छा, मैं बहुत देर ऑब्जॉर्व करती रही कि मेरे हस्बैंड का तो प्लान ही नहीं था, वाई ही लेफ्ट। आखिर किसने ऐसा कुछ क्या कहा उनको कि उन्हें जाना पड़ा। लेकिन जब मैंने अमाद भाई को हथकड़ियों में देखा और फिर 3 दिन तो वो गायब रहे थे ना, उनके घर में बहुत तोड़ फोड़ हुई और इस तरह उनके घर वाले बहुत हरासा हुए, और फिर वो उनको जब मैंने हथकड़ी में देखा मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि एक शख्स सहाफ़त कर रहा है, उसका क्या जुर्म है, उसने कुछ भी नहीं किया। वो जो आपको याद होगा शहबाज गिल वाले इंटरव्यू के बाद ये सब शुरू हुआ था ना। अच्छा, फिर अरशद वहाँ गए तो वहाँ भी वो रेस्टलेस। मैं अब नोट करूँ इस चीज़ को तो मुझे कहते हैं फ़ोन करके वो यहाँ पर उनके शुरते आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो जो भी उनके वो होते हैं पुलिस और उनके लोग, उन्होंने कहा आप ये मुल्क छोड़ दें 24 घंटे के अंदर, अदरवाइज़ हम आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, कितनी देर रहे थे दुबई? कितने दिन? हार्डली 8-9 दिन। 8-9 दिन।
वीज़ा था अभी उनके पास। जब दोबारा अप्लाई किया उन्होंने कीनिया से तो वो रिजेक्ट कर दिया दुबई की गवर्नमेंट। और ये दुबई की गवर्नमेंट की ये सफाकी नेग्लिजेंस मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। अच्छा, उन्हें पुलिस उनके पास पहुंचती है, जी उन्हें कहते हैं कि हम आपको रिपोर्ट कर जी, देंगे, आपके मुल्क का हम पे प्रेशर है, आपके मुल्क का हम पे इन्हें प्रेशर वापस है। भेजो। तो ये हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हम यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करते, तो आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं क्योंकि आपके मुल्क की तरफ से ये आ रहे हैं, हम आपको वापस नहीं भेज रहे, आप यहाँ से चले जाएं, कोई और फ्लाइट लेके किसी और मुल्क पे चले जाएं। तो अरशद के पास वीज़ा था ही नहीं किसी और मुल्क का, अज़रबैजान का था और आई थिंक कुवैत का भी था। वो बहुत छोटे छोटे से नहीं होते जो 15-30 डेज़ वाले। लेकिन अरशद जो है वो यहाँ चले गए और फिर अरशद ने मुझे और अपनी वालदा को बताया ही नहीं कि मैं किस मुल्क में और किसके साथ हूँ। लेकिन जब वो हमें कॉल वॉल करते थे तो एक लेविश सेटअप था, लगता था रिलैक्स हैं, सही काम कर रहे हैं। फिर वो थोड़ा थ्रेट्स लेवल भी उनको कम लगने लग गए तो वीलॉग शीलॉग स्टार्ट कर दिए क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था ना, जॉब भी चली गई थी और वो जॉब सैलरीड पर्सन थे, उनके कोई बिजनेस तो थे ही नहीं, ना उनके कोई जहाज थे ना उनकी कोई सोसाइटीज़ थी, तो वो अपनी सैलरी पे चलते थे। यूट्यूब तो उनकी ऐसी बूम की और इतने ज़्यादा उनको व्यूज़ मिलना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में मैं 10 साल से यूट्यूब बनाया हुआ है, मुझे अब सिल्वर बटन कहीं जाकर मिला है। और मैं खैर इतनी ना मैं अरशद शरीफ हूँ ऑफ कोर्स और ना मैं इतना रेगुलरली करती हूँ। आपको पता नहीं था कि अरशद शरीफ दुबई से कीनिया चले गए? नहीं, वो हमें बता के निकले लेकिन मुल्क नहीं बताया ना हमें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पुलिस आ गई है इनकी, मुझे कह रहे हैं कि हम आपको, अगर आप गए नहीं तो हमें मजबूरन आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी हुकूमत का हम पे प्रेशर आ रहा है। पीडीएम की हुकूमत थी उस समय, पीडीएम 1 की। तो मुझे बहुत दुख और अफसोस भी हुआ। मैंने कहा अरशद आप मुझे बताएं, मैं आरएसएफ कमेटी टू प्रोटेक्ट से बात करती हूँ, मैं किसी एम्बेसी में चली जाती हूँ, मैं व्हील चेयर पर चली जाऊँगी, चला नहीं जा रहा था मुझसे, ये मसला मुझे बहुत ज़्यादा उससे पेश आ रहा था कि मुझे स्टीरॉइड्स भी लगे थे, मैं बहुत तकलीफ़ में थी उस टाइम पे। और उन्होंने कहा नहीं, वो कभी भी अपने घर वालों को जहमत नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं जैसे ही ये यहाँ पर क़यादत चेंज होगी तो मैं दिसंबर में वापस आ जाऊँगा, तुम क्यों परेशान होती हो। हाँ, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, तुम ट्रैवल कर सकती हो, तो फिर तुम अपना वीज़ा लगवा के जहाँ मैं तुम्हें बुलाऊँगा जिस मुल्क, वहाँ आ जाना, लेकिन दुबई वाया दुबई ना आना। अच्छा जी। अभी तक आपको पता नहीं था कि वो कीनिया में? उन्होंने हमें आखिरी दम तक नहीं बताया। हमें तो जब लोगों की कॉल्स आना शुरू हुई हैं, जब टीवी पे चलना शुरू हुआ है, जब कीनिया के नंबर्स जर्नलिस्ट की मुझे कॉल्स आना शुरू हुई हैं, उस दिन मुझे पता चला कि वो कीनिया में थे। उन्हें नहीं बताया हमें। अच्छा, ये भी नहीं पता कहाँ गए, किसके पास रुके? नहीं, हम उन्हें नहीं जानते वो लोग कौन थे। ठीक है, आप नहीं जानते। अरशद शरीफ की शहादत की खबर उससे पहले आखिरी दफ़ा जो आपकी अरशद से बात हुई, आखिरी दफ़ा क्या बात हुई थी? 21 अक्टूबर को हमने वीडियो कॉल पे बात की थी काफ़ी देर, और वो ही वॉज नॉट अ वीडियो कॉल पर्सन। वो चलना शुरू हो जाते थे, वो सिर्फ 5 मिनट कर सकते थे, बट अनयूजुअली वो 20-25 मिनट की कॉल हो गई। और बहुत सारी हमने बातें की, मुल्क की बातें, अपनी बातें, आगे की बातें, किताबों की, मतलब रैंडम ऐसे होता है ना कि बंदा दिल खोल के। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज रिलैक्स, उन्हें कोई पता नहीं था कि ये 2 दिन बाद होने वाला है। मैंने उनको पहली दफ़ा इस सारे रिजीम चेंज की मनहूसियत के बाद एक रिलैक्स उसमें देखा था। और मुझे ना तंग करे जा रहे, मेरी आंखों में लाइटें यूं यूं करके ना एंगल चेंज कर रहे हैं, तो वो लैंप जो स्टडी लैंप था वो मेरी आंखों में लग रहा है। मैंने कहा यार अर्शद क्या है, आप बच्चे हो? मैंने कहा आपको नज़र आ रहा है कि वो मुझे बॉदर कर रहा है। कहते इसलिए मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ ना, जान जान के ना। मैं कहा मुझे तंग ना करें। मैं कहती दूर हम एक दूसरे से बैठे हुए, यहाँ मैं लड़ाई करके फ़ोन रख दूँगी, आप मुझे तंग कर रहे हो ना। तो शुक्र मैंने फ़ोन नहीं रखा, वरना यूजुअली होता है ना कि आप थोड़ा क्रैंकी हो रहे होते हो जब अपने हस्बैंड से दूर हो, आपसे मिस कर रहे होते हो। उनकी आंखों में इतनी मोहब्बत थी मेरे लिए, इतना सुकून था और इतने रिलैक्स थे वो कि सब कुछ इस मुल्क पे ठीक हो जाएगा दिसंबर के बाद। और ये वो 2 उनकी गलतियां हैं ज़िंदगी की, एक अदलिया पे एतमाद करना कि वो मुझे इंसाफ दे देंगे, और एक ये कि दिसंबर के बाद सब चेंज हो जाएगा। उन्होंने मुझे यहाँ तक बताया था कि नई क़यादत कौन सी आ रही है। वो इतने बाखबर सहाफ़ी थे और ये सारी बातें करते रहे, ये इस तरह है, तुम देखना अभी लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। उन्हें ये नहीं पता था कि वो दुनिया में नहीं होंगे उस टाइम पे। और बहुत ज़्यादा वो इमरान खान से एक मोहब्बत, अकीदत, यूजुअली मैंने उनको किसी पॉलिटिशियन के लिए इतना वो नहीं देखा अरशद को। अरशद वॉज अ वेरी, नहीं होता बहुत ज़रा दूर रहने वाले लोगों में से, बट उनका एक लास्ट ईयर उनके साथ एक बहुत स्पेशल बॉन्ड था। तब वो डिसअपॉइंट नहीं थे, तब हैप्पी थे। मैं आपको बता रही हूँ 21 की कॉल में मैंने उन्हें पूरे इस रजीम चेंज की जलालत, मनहूसियत, बर्बरियत, फिरौनियत जो हमारे साथ हुई है, सॉरी फॉर माई दिस लैंग्वेज, सब टाइम बंदे को गुस्सा आ जाता है, पहली
पहली बार मैंने उनको मुतमईन देखा था 21 को। उनके चेहरे पे कोई सुकून और इत्मीनान था जो कि बहुत, क्योंकि एक बंदा अपनी रियासत से छुप रहा है, वो बेचारा परेशान है, उसकी अपनी रियासत उसके पीछे पड़ गई है फॉर नो रीज़न। वो कोई लॉन्च में सफ़र थोड़ी कर रहे थे, पासपोर्ट पे ही सफ़र कर रहे थे ना। इनको पता था कि वो किधर है, हमें ही नहीं पता था, क्योंकि मैं डिग नहीं करना चाह रही थी। मैं ये नहीं चाहती उनकी कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या क्या। मैंने 2-3 दफ़ा उनसे पूछा, उनने मना किया तो मैं मना हो गई। फिर मुझे मेरी सास ने कहा कि बेटा पूछो उससे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो फ़ोन बिल्कुल तकिए के पास रख के सोती हूँ कि पता करो वो किधर है। मैंने कहा आपको पता है कि जब अरशद साहब कह दें ना हाँ तो हाँ होता है, ना तो ना होता है। मैं दूसरी दफ़ा नहीं पूछ सकती उनसे। बस जहाँ भी है मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा हैप्पी हैं। अब 22 को उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं की, मैसेज सिर्फ एक्सचेंज हुए। मैं कुछ बैंकिंग का पूछ रही थी, कुछ तरह की चीज़ों का उनसे पूछ रही थी, एक स्टोरी का पूछा उनसे। कभी कोई इन्वेस्टिगेटिव चीज़ होती थी ना, मैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, थोड़ा उनकी हेल्प ले लेती थी। यूजुअली मैं अपने आर्टिकल में कभी हेल्प नहीं लेती थी, क्योंकि वो कहते थे तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है, मुझसे ज़्यादा अच्छी है। उनकी अंग्रेज़ी गज़ब की थी, मेरी उर्दू बहुत आला थी। तो मुझे कहते हैं तुम ऐसे टॉपिक्स ना छेड़ना कि तुम्हें तंग किया जाए पीछे से, तुम बस कूल टॉपिक्स, कोई सियाहत वाले, कोई इस रंग की चीज़ों पे रहो, फिलहाल ना इनको छेड़ो, इनको क्रिटिसाइज मत करो, और इतना ट्विटर भी यूज़ नहीं करो, क्योंकि तुम बीमार भी बहुत हो ना। अच्छा, अब हुआ क्या कि 23 शुरू हो गया ना, अब मैं तो इस बंदा रोने वाला नहीं हो जाता, कॉल नहीं रही, आंखों में आंसू, परेशानी, बहन से लड़ाई कर ली, फिर अपोलोजाइज किया, खाना खाते हुए रो रही, आंसू साफ कर रही हूँ, निवाला खा रही हूँ, आंसू साफ। मेरी बहन कहती है व्हाट हैपेंड टू यू। मैंने कहा सॉरी, मैंने तुमसे भी लड़ाई की ना। कहती है मिसिंग अरशद ना। मैंने कहा हाँ शायद। मैंने कहा पता नहीं मेरे हार्ट को कुछ हो रहा है, कोविड का कोई सिम्टम है, मेरे बार बार पंप हो रहा है, एकदम से मेरा हार्ट यूँ हो रहा था। मैं कहा पता और मैं रोए जाऊँ, ठीक है। फिर मैंने कहा कि नहीं मैं ना नहा लेती हूँ, और टाइम था 9-10 बज रहे थे। मैंने कहा कि मैं फिर ना अरशद को मैंने मैसेज किया, उससे पहले जो 2-3 मैंने मैसेज किया उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वो जो मैंने मैसेज किया ना, अच्छा मैं शॉवर लेके आपको बाद में ज़रा मैसेज करती हूँ, मैं अनवेल सा फील कर रही हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ, मैंने उनको कहा। मैं गई हूँ, मैंने शॉवर लिया, मैं बाहर आई हूँ, मैंने अपने फ़ोन्स नहीं देखे, अपने गैजेट्स ना। मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ गई, किताबें शिताबें पढ़ती रही, कुछ नोट्स अपने लिखे। मैं वापस आई हूँ तो मैंने कहा कि अर्शद ने कॉल ही नहीं की। मैं फिर, मुझे बड़ा हैरत हुई, ऐसे कैसे कि मुझे कॉल ना करे, तो रोज़ कॉल करते थे मुझे। तब तक ये सब कुछ हो चुका था उस 1-1.5 घंटे में, जिसमें मैं रो रही थी, और जिसमें मुझे वो पता नहीं वल्लाह की तरफ से होता है ना, बहुत तकलीफ मेरे दिल को हो रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं शायद मुझे कोई एंजाइना या कोई हार्ट की बीमारी हो गई है कोविड के बाद, इस तरह की फीलिंग आ रही थी, नोज़िया, ट्राइंग स्पेल और इस तरह। मैंने इनको मैसेज किए, वो डिलीवर ही नहीं हुए। मैंने कहा फ़ोन बंद है, वो भी मुझे बहुत बड़ी झटका लगा ना। उसके बाद मुझे लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई 1:30 बजे के करीब, मैसेज कॉल। मैं यूजुअली अपने फ़ोन म्यूट रखती हूँ, और मैं बिल्कुल बात नहीं करती रात के टाइम किसी से भी। उनके प्रोड्यूसर की कॉल आई, एसोसिएट की, तो मैंने कहा मुझे बड़ा, और कहते हैं अरशद साहब का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो ज़ख्मी हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। मैंने कहा इतना हाइटेड टॉल बंदा, ग्रेसफुल, हसीन, खुश लिबास, इतना अल्लाह ताला ने उसको अच्छा स्ट्रांगली बिल्ड बंदा था ना। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ होगा, ही विल सर्वाइव। ये तो पता ही नहीं था ना कि सर में गोली मारी है या उनकी शहादत हो चुकी है या क्या। लोग इतने जालिम होते हैं, इतने नीच होते हैं, इतने गिरे हुए होते हैं कि मुझे वो तस्वीरें भेज के पूछ रहे थे ये अरशद है। देन आई कम टू नो, मैं तो उसका एक हाथ का तिल दूर से पहचान लूँ तो मुझे क्या नजर नहीं आएगा कि वो मेरा शौहर है। फिर मुझे पता चल गया, फिर यहाँ घर में काफ़ी लोग आ गए, उन्होंने बताया, फिर बिल्कुल कंफर्म हो गया। 5-6 बजे अपनी बहन से कहा कि आप ये ना ज़रा ट्वीट कर दो लिख के, मुझसे लिखा बोला नहीं जा रहा था उस टाइम पे। और बहुत ज़्यादा वो जिस तरह होता है ना, आप जिस तरह आप बेहोश हो रहे होते हो और दोबारा नॉर्मल हो रहे होते हो, इस तरह की फीलिंग आ रही थी। वो तस्वीरें देखने के बाद, जो गाड़ी में उनकी तस्वीरें हैं, उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि ही इज़ नो मोर। रात को आपको पता चल गया कि इज़ नो मोर। जी, यहाँ 24 तारीख शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनको कत्ल 23 को किया गया था। हमें 24 को पता चला, 24 की मतलब सुबह रात का जो एक दरमियानी टाइम होता है ना, उस टाइम पे। उसके बाद यकीनन आपकी जो सिचुएशन होगी ये आप बेहतर जानते हैं। आपकी नज़र से वो ट्वीट गुजरी जब उनका जस्ते हाकी एयरपोर्ट पे था और मरियम ने एक ट्वीट की? जी बिल्कुल गुजरी। मुझे किसी ने भेजी और कहा कि इस पर रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि वो मेरे फ़ोन ज़्यादातर दूसरों के ही हाथों में थे, मेरी एक दोस्त के हाथ में था और एक बहन के हाथ में था। तो मैंने उसको कहा अल्लाह से डर और शर्म कर,
इतने मैंने अल्फाज उसको लिखे थे उस टाइम पे। और पूरा दिन उसने वो रखा अपनी रऊनत तकब्बुर में, और जो भी उसके वो होंगे, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी शैलो है। मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छी इंसान है और वो जब भी कभी आएगी तो वो बड़ी तब्दीली लाएगी और वो बड़ी विजनरी और डायनामिक होगी, कि वो आमरीत की डसी हुई है, उसने मुश्किलात देखी, माँ को खो दिया। और आपको पता है जब उनकी माँ अलील थी, मैंने कितनी दफ़ा उनको मैसेज पे भी वो लिखा, मेरी ज़्यादा उनसे बात नहीं होती थी, लेकिन उनकी वालदा को लेके मेरे दिल में बहुत ज़्यादा एक इज़्ज़त थी है और रहेगी। और मैं उनको मादरे जमहूरियत जिस तरह फातिमा जिन्ना को कहती थी, तो मैं उनकी माँ को भी कहती थी। उनकी स्ट्रगल थी। कुलसूम नवाज़ बहुत एक आला खातून थी। बचपन में मेरी 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकातें हुई, उसके बाद फिर कभी हम नहीं मिले। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। ये जब उसने किया ना, तो बस मैंने कहा कि बस उसके बाद फिर मैंने कभी उसकी किसी चीज़ को ना देखा, पसंद किया या कभी लाइक किया या बात हुई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये जो नेपो किड्स होते हैं ना, नेपोटिज्म वाले, और ये जो मौरूसी सियासत में आते हैं, ये बहुत शैलो होते हैं, इनके अंदर कोई गहराई या अपना विजन नहीं होता। इन्हें सब कुछ तो स्ट्रगल तो करनी नहीं पड़ी होती, सब कुछ माँ बाप की बदौलत मिल जाता है, तो वो बस वो रूल करने पर यकीन रखते हैं, तो उनका कोई विजन वो नहीं होता है सच। ठीक है, जस्ते हाकी पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे और फिर पाकिस्तान की कौम एयरपोर्ट पे पहुंचती है, इस्तकबाल करती है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था जिस तरह फूल फेंके गए। तो आपने अरशद को जब उसके बाद देखा तो क्या बात, यकीन कोई बात की होगी, देख के क्या फीलिंग्स थी आपकी? उस टाइम पे हमें बड़ी सियासतें चल रही थी और एक प्लान बनाया गया कि जवीरिया को जलील करना है, बहुत ज़्यादा इसको तंग करना है, क्योंकि एक तो मैं उसकी लाडली बहुत थी और फिर मैं खुद एज मेरी एक सहाफ़त में शनाख्त थी और मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को लेके वोकल थी। तो एक प्लान बनाया गया कि इसको जलील करना है, इसको मिलने नहीं देना और इसको तड़पाना है और इसको तंग करना है। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले यहाँ खड़े होके मेरी दोस्तों को बोल रहे थे, सहेलियों को। मेरी ज़्यादा ख़वातीन दोस्तें हैं, मेरे मर्द दोस्त नहीं हैं। तो इसको इंजेक्शन लगा के सुला दें 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए कोई भी नहीं सो सकता। आप उनसे मारना चाहते हैं 2-3 दिन का इंजेक्शन देके, आप एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए किसी को सुला सकते हैं, बट आप उससे 2-3 दिन के लिए नहीं सुला सकते। तो मेरी दोस्त है, उसने आके कहा कि तुम्हें कोई भी कुछ दे ना खाने के लिए, पीने के लिए, तुमने लेना नहीं है उससे। उसने फिर उनको थोड़ा सा वहाँ से, उसने कहा ऊपर मर्द नहीं आएंगे, अब उसका इद्दत का टाइम शुरू हो रहा है, तो अब यहाँ पर जो है मर्द यहाँ से निकलें। फिर मैंने अपने उस वक्त तो समझ नहीं आ रहा था ना कि ये सब चालें चली जा रही हैं। मैं तो इतनी नाइफ, मैंने कभी सियासतें नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। अरशद ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट रखा, मेरी फैमिली ने मुझे, मेरे ऑफिस मुझे इतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट वाले मिले, मैंने तो कभी ये चीज़ें सोची भी नहीं थी। मैं वहाँ गई तो मुझे कोई बता ही नहीं रहा कि वो किधर है। अब मैं ज़मीन पे बैठी हुई हूँ फुटपाथ पे और रो रही हूँ ज़ारो कतार। अवाम मुझे चुप कराए जा रहे हैं, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी कह रही है उसकी बीवी है, आप ये करें, वो हमें नहीं पता वो यहाँ नहीं है, वो कह रहे हमें नहीं पता वो यहाँ नहीं। मुझे किसी ने फ़ोन किया वहाँ से, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, वो कहती है वहाँ ना टाइम ज़ाया करो, सीधा कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल जाओ। मैं गई हूँ तो पुलिस सारी मुझे पहचानती थी, क्योंकि मैं खुद पुलिस की कवरेजेस बहुत, उस वक्त हमें कितनी पसंद थी हमारी पुलिस और ये सब। इस्लामाबाद पुलिस तो वैसे भी तरह सारी पुलिस के मुकाबले में थोड़ी अच्छी है। और उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया, उन्होंने मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, तसल्ली भी दी और अंदर लेके गए। और उस वक्त मेरे अरशद को वो ताबूत में से निकाल रहे थे, तो मैं एकदम से इस तरह ब्लैकआउट हो जाता है ना, तो मुझे मेरी बहन ने पकड़ा, तो मैं बहुत हैवी वेट हो गई थी। कोविड के बाद जो आपको दवाइयाँ स्टीरॉइड्स होते हैं आपको बहुत वेट बढ़ा देते हैं, उसके लिए मुश्किल भी हो रहा था। उसकी बिल्कुल रिसेंटली सर्जरी हुई थी। तो हम सारी फैमिली, जितने हम सारे थे, उनसे मिले उस टाइम पे, प्यार किया मैंने उनको। फिर जब सब चले गए तो मैं दोबारा चली गई। मैंने उनसे बहुत मुलाकातें की इस 2-3 दिन में। मेरे अंदर एक लालच थी कि जितना ज़्यादा मैं इनसे वक्त गुजार लूँ। जो प्लान बनाने वाले थे उनको पता भी नहीं था। मैंने सीधा सीनियर डॉक्टर्स और ओनर्स को अप्रोच किया उन हॉस्पिटल्स के, और मैंने मॉर्चरी में रात के वक्त 2:30-3 का वक्त होगा, दीगर मैयतें भी थीं, उन्होंने मुझे चेयर दे दी। सर्द यक कमरा होता है वो, माइनस उसमें कुछ 20-15 डिग्री, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितना डिग्री होता है, बट वो एक मनफी दर्जा हरारत वाला कमरा होता है। मैंने अरशद को निकलवाया उसमें से, एक फ्रीज़र सा होता है जिसमें बॉडीज़ को रखा हुआ होता है। उनकी बॉडी बहुत कंपोज थी, शायद वो कुछ लगाते हैं उसके ऊपर, उसको वो वैसे ही साफ़ सुथरे प्यारे मुझे खुशबू वाले वैसे ही लग रहे थे। मैंने उनको पहले फिर देखा जब वो कीनिया से आए थे, तो वो बहुत खामोश थे, उनके चेहरे पे सवाल थे, खामोशी थी।
अच्छा, मैं पढ़ती गई, प्यार करती रही, और चूँकि ज़ख्मी इतने थे तो मेरा हाथ काफ़ी सेहतमंद है, तो मैं उनको 2 उँगलियों से प्यार कर रही थी कि दब ना जाएँ, कोई खून ना निकल आए, चोट कोई दब ना जाए। हम्म। अच्छा, फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ तो मुझे अक्सर होता है कि मुझे मेरी शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं या ब्लड प्रेशर, तो शुगर लेवल अगर डाउन तो आप बेहोश हो सकते हैं उस चीज़ से। मैंने 7-8 घंटे उस वक़्त कुछ भी नहीं खाया, एक पानी का ग्लास नहीं पिया, हालाँकि वो डॉक्टर्स मेरे काफ़ी जानने वाले थे, जो मेरे फॉलोअर्स डॉक्टर्स पिम्स में थे, वो आ गए मेरे पास ना, तो उन सब ने मेरा बड़ा साथ दिया। अब वो समोसे ला रहे हैं, चाय, मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं। 3 दफ़ा डॉक्टर्स ने ब्रेक ली उनके पोस्टमार्टम में, 3 दफ़ा उनके पास दोबारा चली गई। बातें करती रही, प्यार रोती रही। उस दिन उनका चेहरा डिफरेंट हो गया। आफ्टर पोस्टमार्टम ही वॉज बिट स्माइलिंग, और जैसे लग रहा था मेरी बातें सुन के शायद थोड़ा हंस रहे हो जिस तरह ना। मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर इधर आए, कल चेहरा ऐसा नहीं था, आज ऐसा है, कल तो शेव भी नहीं थी, आज शेव कैसे आ गई इनकी ना। तो डॉक्टर ने कहा कि जवेरिया, ये शहीद हुए हैं और शहीदों की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है, इनके तो नेल भी ग्रो कर रहे होते हैं, बाल भी, और इस तरह ना। आए, मैं आपको इनमें शहादत की अलामतें दिखाती हूँ। मैं बड़ा हैरान हुई। अच्छा, अब पोस्टमार्टम ख़त्म हो गया, उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया कायद आज़म इंटरनेशनल दोबारा। अब मैं चूँकि मंसूबा सारा जान चुकी थी फसादी लोगों का, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं दोबारा रात को चली गई। वो बड़ा खौफनाक मंजर होता है, दूसरी लाशों से आपको डर लगता है, जो सच बात है। 8-9 मैयतों के दरमियान में कुर्सी मैंने अपनी रखवाई, और अरशद को वो यूं करके उन्होंने निकाला, वो मेरे इस लेवल पे थे, यानी कि इस लेवल पे ये माइक है ना, यूं निकाला उनका चेहरा, मैंने यूं किया, सूरह मुल्क की तिलावत की, सूरह यासीन की तिलावत की, दीगर चीज़ें उन पे वो की, एंड ही वॉज स्माइलिंग एट दैट टाइम। मुझे लगा शायद मेरा माइंड सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैंने मुझे इतनी feel देर हो से रहा खाना नहीं खाया हुआ, और मैं सही बार बार बेहोश भी हो रही हूँ, और मेरा अजीब सी कंडीशन है। मैंने कहा प्लीज़ डॉक्टर इधर आइएगा। फैमिली मेम्बर सब मिल चुके थे उनसे ना, मेरी फैमिली, यानी कि मेरा मैका और सब। तो डॉक्टर ने कहा कि जी ये मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप उनसे बातें कर रही हैं ना, उनको पता है कि मेरी बेगम आई हुई है, जवेरिया आई हुई है, उनसे बातें कर रही हैं, कहती आप अच्छी अच्छी बातें करें, आप रोए नहीं ना, इतना ना तड़पें। मैंने फिर उसको बहुत सारी दुआएं दी, उन तमाम चीज़ों पे शुक्रिया अदा किया जो 12 सालों में उसने मेरे साथ नेकियां, भलाइयाँ, तहाइफ, जो बराबरी रखी उसने अपनी फैमिलीज़ के दरमियान, जो कुछ मैंने उससे ईमानदारी, असूल, चीज़ें, सच्चाई सीखी, उस पर उसको बहुत सारा शुक्रिया कहा, और ये भी कहा कि ये तुमने बराबरी रखी ना अपने ख़ानदानों में, इस पे भी अल्लाह ताला तुम्हें अलग से नवाजेंगे। मैं बतौर बीवी इस चीज़ की गवाही देती हूँ कि तुम एक बेहतरीन शौहर थे, और तुमने किसी चीज़ में कभी मुझे पीछे नहीं किया, लेट डाउन नहीं किया। कि मैं दूसरी बीवी थी तो वो होता है ना कि लोग ज़रा उसको उस पर थोड़ा सा वो, अच्छा दूसरी हूँ, यूं करके ना हेट थ्रो करने की कोशिश करते हैं। मेरे शौहर ने मुझे हमेशा एक मलिका का दर्जा दिया, तो मैंने भी उसको बादशाहों की तकरीम के साथ रुखसत किया, बहुत सारी दुआएं देकर, बहुत सारी चीज़ें उस पर पढ़ के, उस पर फूंक के उसको अल्लाह ताला के हवाले किया, और एक बहुत अच्छा गुड बाय उसको मैंने दिया, और फिर उसके बाद जो है मैं उससे फिर नमाज जनाजा में मिली। ठीक है, पोस्टमार्टम में आपने क्या देखा था? अरशद का पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि कुछ तस्वीर बाद में आई थी, पोस्टमार्टम में जो आपने देखा वो बताएं। देखिए, जब आपके घर में इस तरह कोई नागहानी मौत हो जाए ना, शहादत हो जाए, तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। यानी कि मैं अपने हस्बैंड से बतौर जर्नलिस्ट नहीं मिल रही थी, मैं बतौर बीवी मिल रही थी। तो मैंने जब उनको उस पर लिटाया हुआ होता है, एक प्रॉपर एक जगह होती है जहाँ पे पोस्टमार्टम के ऊपर सारी इस तरह लाइट्स लगी हुई, ऑपरेशन थिएटर होता है पूरा, तो मैंने उनका ज़्यादा कपड़ा नहीं हटाया था, मुझे थोड़े बेअदबी फील हो रही थी। मैंने सिर्फ उनके कंधे, उनका सीना, उनका गर्दन, उनका सर, उनका मुंह देखा था। मैंने उनके हाथ, उनका बाकी दीगर अज़ा नहीं देखे थे, क्योंकि मेरे जहन में ही नहीं था कि ये देखने होते हैं, या आपको पता होना चाहिए कि बॉडी पे कितना टॉर्चर है या नहीं। तो ऊपर ब्रूजेस थे थोड़े से, बहुत बहुत साफ मैयत थी उनकी, ठीक है। निशान जगह जगह पे थे, लेकिन एक जिस तरह होता है, मैं अंदर मास्क पहन के किसी टाइम पे भी नहीं गई, ना मैंने मास्क पहना, ना ग्लव्स पहने, ना मैंने कोई शू कवर पहने। मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू फील हिम। ऐसे तो अगर मैं इतनी चीज़ें पहन के अंदर जाऊंगी तो मैं उसको फील नहीं कर सकती। और उसके साथ से मैंने अपने एक दुपट्टे को यूं जिस तरह उससे वो किया ना, जिस तरह प्यार कर रहे होते, साफ कर रहे होते हो, और उसी दुपट्टे को फिर मैंने एक हिस्से को उसके ऊपर से लम्स वो लिया, और एक मैंने उसकी, जब उसकी कब्र की मिट्टी बिल्कुल उसका दफनाया था, वो लेके वो दुपट्टा आज तक मैंने वैसे ही रखा हुआ है कि इसमें मेरे शौहर का लम्स है।
तो बल्कि जब वो आखिरी टाइम था ना, जब बिल्कुल उनको नमाज जनाजा के लिए लेके जा रहे थे जिस टाइम पे, तो उस वक्त इनकी एक लठ बिल्कुल आगे आई हुई थी यूँ करके ना, ट्रेडमार्क जो उनका एक बड़ा मुराद सॉरी वहीद मुराद वाला उनका वो जो स्टाइल था, तो मैंने कहा था मत हटाइए लठ, इसी तरह जाने दें, ये उनका स्टाइल था, वो खुद ही सिल्की सिल्की बाल आ जाते थे। मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि आपने सारी बॉडी देखनी होती है और आपने एक चीज़ नोट करनी होती है कि डॉक्टर्स आपको गाइड करें। मैं रोए जा रही थी और दुआएं करे जा रही थी और कुरान पढ़े जा रही थी, या उनसे जैसा बच्चों वाली बातें नहीं होती, अर्शद उठ जाओ, अर्शद बहुत हो गया, मैं ऑफिस नहीं जाना, उठ जाओ, तुम उठ क्यों नहीं रहे, मेरी आवाज़ सुन लो। रैंडम मैं बातें कर रही थी, मुझे उस वक्त ये ख्याल नहीं था कि मुझे एक पूरी उनका एक body जांच देखनी है। करनी चाहिए जी। ठीक है। जनाजे पे आपको, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं जिस तरह पाकिस्तान की कौम मैं आई, खुद थी नमाज जनाजा में, मुझे अलहदा से इंतज़ामिया और पुलिस ने ख़वातीन के एरिया में ऊपर जगह दी हुई थी, मैं आप सबको ऊपर से देख रही थी बैठी हुई। तो तब आप क्या महसूस कर रही थी कि हर तरफ लोग थे और अच्छा, अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, मुझसे बिल्कुल कंधा चला लगा बोला रहे नहीं थे। जा रहा था और मैं बिल्कुल पेल हुई हुई थी, क्योंकि मतलब वो दूसरा तीसरा दिन हो गया था कि मैं खाने और पानी के बगैर थी एक तरह से, और सबको लग रहा था कि शायद इसको अभी जो है ना वो हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड होके ये हॉस्पिटलाइज होगी। लेकिन मैंने बड़ी अपना आपको हिम्मत से रखा कि मैं देखना चाहती थी कि पाकिस्तान की आवाम मेरे शौहर को किस तरीके से इज़्ज़त और तकरीम दे रहे हैं। वो मैं वहाँ पे यूँ आंखें बंद करती थी, मुझे वो लम्हात आते थे जब उसने मुझे प्रपोज़ किया, आई लव यू बोला, मैं उसको नाश्ता दे रही होती थी, वो मेरी छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होता था। मुझे इंडिपेंडेंट में जब जॉब मिली ना, तो वो मेरे हर आर्टिकल को रिट्वीट, वो प्राइड लेता था कि मेरी बीवी 2 आलमी नशियाती इदारों के लिए लिखती है और दुनिया अखबार के लिए भी, इदारती सफ़े के लिए लिखती है। वो खुशियों के लम्हे याद आ रहे थे जब मैं आंखें बंद कर रही थी, उसकी वो बातें और वो जो उसकी मोहब्बत थी, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, और वो जो एक उसके अंदर एक रेवोल्यूशन लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा रही है ना, और एक उसकी अल्लाह से एक बहुत ज़्यादा, उसको एक तस्बीह शायद इमरान खान ने तोहफे में दी थी, वो तस्बीह अक्सर वो पढ़ता था, हाथों में होती थी, और मेरी ड्राइंग क्लासेस, वो थोड़ा सा मज़हबी भी हो गया था लास्ट 2 सालों में, और वो तस्बीह वो अक्सर उसके हाथ में होती थी। बल्कि मेरी बहन की सास 2 महीने पहले अक्टूबर से, मैं जब अरशद उस वक्त मुल्क में ही थे, तो वहाँ पे भी बैठ के पढ़ रहा था और उसको बड़ी फ़िक्र थी, वो बहुत प्यार भी उनसे करता था, वो बहुत अच्छी आंटी थी, हम दोनों को बहुत मोहब्बत देती थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि 2-3 महीने बाद हम इसके जो है वो कुल कर रहे होंगे और इसके हम वो कर रहे होंगे। वहाँ जब मैं खड़े होकर देख रही थी आवाम को, मैं पूरा कभी पीछे जाके देख रही, कभी आगे उस गैलरी से, उन्होंने मुझे कुर्सी दी हुई, पानी दिया हुआ, मेरे साथ लेडी कांस्टेबल्स भी की हुई कि कोई मेरे पास ना आए, और मैंने ज़्यादा मेक श्योर भी नहीं किया कि ऊपर लोगों की नज़र पड़े, वरना बहुत जमे गफीर था, लोग मेरे पास आना शुरू हो जाते। मैंने मेक श्योर किया कि लोगों को मेरी प्रेजेंस वहाँ पता ना चले। तो हमारी जितनी फैमिली मेम्बर्स, ख़वातीन, मेरी मीडिया की कोलीग्स, अब वो बेचारी ना मेरी वजह से ना अपना कैमरे ना खोलें, अब है तो वो भी, उनमें से यूट्यूबर्स भी हैं, उनमें से जर्नलिस्ट भी हैं। मैंने उनसे कहा मैं पीछे साइड पे बैठ रही हूँ, कुछ आप लोगों ने जो फुटेज बना लिया आप बना लो, मुझे ना बीच में लेना। फिर भी किसी ने 1-2 क्लिप मेरे बना लिए थे, वो लोगों की नज़र पड़ जाती है, लेकिन मेरी वो दोस्तें इतनी मोहतात थीं, खुद बड़े बड़े नशरियाती इदारों में और बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स होने के बावजूद उन्होंने किसी मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। और जब वहाँ लोग आना शुरू हुए तो मस्जिद में पानी एक टाइम पर ख़त्म हो गया। मैंने लोगों को बोतलें खोल खोल के वज़ू करते हुए देखा, और मैंने औरतों और बच्चों को जनाजा पढ़ते हुए देखा। आप लोग तो उस तरफ थे ना, जी। दरख्तों के पीछे हाँ जनाजा जी, का, हाँ हम लोग जी। इस तरफ थे जहाँ मेन सारी जगह थी। हमें वो जगह थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही थी और बाकी सारा सिर्फ हजूम, सिर्फ मैंने सर थे लोगों के। और पाकिस्तानी अवाम ने सिर्फ 2 बातें की, पाकिस्तान जिंदाबाद और अर्शद शरीफ तेरे खून से इनकलाब आएगा। वहाँ कोई पॉलिटिकल नारा नहीं लगा, वहाँ कोई हेट बिल्कुल। स्पीच नहीं हुई। और मैं उन तमाम बुज़ुर्गों, उन तमाम नौजवानों, उन तमाम भाइयों बहनों, बच्चों, छोटे छोटे मैंने नौमौलूद बच्चे देखे, उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि किस तरीके से आप लोग आए। और मैं खुद 11 बजे गई थी और मैं 4 बजे निकली थी वहाँ से, आप सोचें इतना रश था वहाँ पे। और वहाँ पर जो हमारे साथ पुलिस की ख़वातीन थी वो भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी हमारा बहुत जो है वो ख्याल रखा हर तरह से। यूजुअली हर वक्त अपनी पुलिस को बुरा कहते रहते हैं, लेकिन मेरी इज़्ज़त तकरीम में उन्होंने कहीं भी कमी नहीं की, तो मैं क्यों उनके बारे में बुरा कहूँ। मेरे लिए उन्होंने तमाम चीज़ों को आसान किया करने के लिए। और मैंने बहुत से पुलिस वालों को, यूनिफॉर्म में लोगों को रोते हुए देखा, वहाँ बहुत दुनिया आई हुई थी। इवन ऐसे लोग भी आए हुए थे जिनकी आइडियोलॉजी से हम डिफ़र करते हैं, जो बिल्कुल हम वो कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और। एक बुज़ुर्ग थे, वो लाठी लेकर आ रहे थे, तो
एक लड़का वर्दी में था, कप्तान होगा हो सकता है, वो भी आ रहा था पढ़ने नमाज। उसने कहा अंकल आए, मैं आपको सहारा दे के ले जाता हूँ। उनकी वजह से दूसरे वो जो शख्स जो लाठी के थे उनके लिए बड़ा आसान हो गया। आप सोचें अगर मैं उस जगह पे 11 से 4 बजे थी तो कभी मैं जाग रही थी, कभी मैं बेहोश हो रही थी, कभी मैं ठीक बैठी हुई थी, तो मैं गैलरी से सब कुछ देख रही थी। तो मैंने वहाँ पे लोगों के नौमौलूद बच्चों को फीडर पीते हुए भी देखा है, जिनको कुछ भी नहीं पता हमें यहाँ क्यों लाए हुए हैं। उन औरतों को भी देखा है, 5-6 की नज़र पड़ गई तो वो आ गई ऊपर ना। उन मुझसे माफिया लोग मांग रहे थे और रो रहे थे ज़ारो कतार। बहुत बड़ा लॉस था जिसने उसके बाद इस कौम को मुत्तहिद कर दिया कि बोलना है, करप्शन के ख़िलाफ़ बोलना है, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना है। और जिस तरीके से अरशद को रिस्पेक्ट देकर दफन किया, वो भी मेरे लिए एक मैं इस कौम की शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे लिए एक एजाज़ था, अपने शहीद को इतनी मोहब्बत देना। काश वो ज़िंदा होते, मेरे लिए ज़िंदा रहते, हम एक भरपूर ज़िंदगी साथ गुजारते। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको अफजल शहादत पे लेके जाना था, तो वो इस तरह ठीक। गए और पाकिस्तान ने उनको एक बहुत शानदार जो है तरीके से अलविदा कहा। अच्छा ये बताएं, कुछ पिक्चर्स एक प्रोग्राम में सामने आती हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि अरशद के नाखून भी उतारे हुए थे, पसलियाँ टूटी हुई थी, इस तरह का कहा गया। तो आप इस पे क्या कहेंगी? क्या वाकई ही अरशद पे ये तशद्दुद हुआ था और आपने इसके देखने के बाद केस दायर किया था? मुझे पता नहीं था, मैंने चादर नहीं इतनी हटाई थी ना। हम्म। एक तकद्दुस होता है ना एक मैयत का, तो पता नहीं था कि किसी का कत्ल हो जो उसको पूरा देखना होता है। मुझे ये था कि वो 23 को शहीद हुए हैं, 27 हो गई है, अब उनको जल्दी दफना से दो। जल्दी जल्दी। उनको जिस्म बहुत उनका नरम था, सख्त नहीं हुआ हुआ था उस तरह। लेकिन छोटे छोटे फिर ना आपको ज़रा से भी यूं अगर कोई मिस हैंडल कर दे ताबूत में डालते हुए तो आपको चोट, मुझे था भाई छोर को कोई नई चोट ना लग जाए, अब उनको दफन हो जाना चाहिए। टीवी पे वो हाथ चलता है, वो हाथ जो बंदा अकीदत से चूमे अपनी आंखों पे लगाए, वो हाथ जो मोहब्बत से कितनी दफ़ा मेरे लिए बड़ा होगा, वो हाथ जो मेरे लिए मेरी प्रोटेक्शन था, वो हाथ जिसका कलम इस मुल्क की ताकतवर अशराफिया को हिला देता था, वो हाथ टीवी पे चल रहा था और यहाँ से तिल से मैंने पहचाना। मैं अक्सर उनके हाथ पकड़ के ना मालिश कर देती थी। वो सलोन चलोन नहीं चाहते थे, बड़े वो जर्री किस्म के मर्द थे, वो ये बोटॉक्स फिलर मेकअप वेकअप नहीं कराते थे। मैंने टीवी को कहा, इंतज़ामिया को, मैंने उनके मालिक को फ़ोन किया, भाइयों की तरह है वो मेरे, डायरेक्टर न्यूज़ को फ़ोन किया, प्रेसिडेंट को फ़ोन किया। मैं कहा मुझे बता दो देते, कॉन्सेंट ले लेते मेरा, मुझे बता देते कि किसी ने उनकी तस्वीरें खींची हैं और लीक की हैं। पेम्स वालों ने कहा बेच दी किसी ने तस्वीरें उनकी यहाँ से। इस मुल्क पे सब बिक सकता है, लोगों का ज़मीर, ईमान, लोग पूरे के पूरे खुद। मैयत की तो तकरीम रखो ना, वो बंदा ज़िंदा नहीं है, बंदा कभी बनियान शॉर्ट्स में बाहर नहीं निकला था, बहनों औरतों का एहतराम करने वाला मर्द था। मेरे घर में ज़्यादा ख़वातीन मुलाजमाएँ काम करती थीं, कभी उसने आँख भर के उनकी तरफ नहीं देखा था, मेरी बहनों से यूं बात करता था। वो बंदा जो कभी किसी पब्लिक पूल में नहाया ना हो, उसने कभी जिम में बनियान और स्लीवलेस ना पहना हो, आप उसकी बॉडी पार्ट दिखा रहे हो। मुझे बहुत सदमा लगा, लेकिन उससे ये पता चला कि उसमें तशद्दुद हुआ है। मैंने सारी रिपोर्ट्स मंगवाई, रिपोर्ट भी नहीं दे रहे थे, इतनी घटिया नीच लोग हैं ना यहाँ पे रहते, रिपोर्ट तक नहीं दे रहे थे पोस्टमार्टम की। जब रिपोर्ट मिली दोनों मुल्कों की तो पता चला कि जी उनकी तो 18-19 तो ज़ख्म थे, 4 नेल गायब थे, गुर्दा गायब था, पसलियाँ टूटी हुई अच्छा, थी। गुर्दा गायब था? कीनिया में निकाल लिया था। कीनिया में उनका गुर्दा निकाल लिया था, निकालने के बाद यहाँ भेजा गया था? उन्होंने निकाला इन्होंने निकाला, मुझे क्या पता। उनके कातिल तो हर तरफ थे ना, यहाँ भी थे वहाँ भी थे, मुझे क्या पता किसने निकाला, पर गुर्दा नहीं था। और डॉक्टर्स के पैनल ने लिखा है ये बात। और नाखून नहीं थे, वो तो तस्वीरों से नज़र आ गया, वो उन्हीं का हाथ था, मैं दिल से पहचान, हाथ मैं कैसे उनकी उंगलियां भूल सकती हूँ। उसके अलावा सर पे गोली का निशान था, एक बोन मिसिंग थी स्कल की,
एक पीछे गोली मारी थी, आगे सारे स्टिचेस लगे हुए थे क्योंकि एक पहले पोस्टमार्टम हो चुका था। हम्म। कभी कभी मैं कहती हूँ कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि बीवी शौहर से पहले मर जाती थी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, वो ज़्यादा अच्छा ना होता। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। इतनी तकलीफ तो ना उठानी पड़ती ना। गुर्दा नहीं है, नेल्स नहीं है, स्कल की बोन मिसिंग है। ये सब कुछ बीतता और बीत रहा है मुझ पे। क्या आप मुझे टिश्यू पास करेंगे? अल्फाज नहीं, हम इस पे अल्फाज क्या बोलें। उनका जो लैपटॉप था, जो मोबाइल था, जो सामान था, ये सुनने को मिलता है कि लैपटॉप में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था। आपको मालूम है क्या डाटा था, और वो लैपटॉप वगैरह मोबाइल उनका किधर है? ये सारे ना, ये एक मखसूस टाउट्स यहाँ पे मंजन बेचते हैं कि वो सर टेक्नोलॉजी गीक, वो ज़्यादातर आईफोन में चीज़ें यूज़ करते थे या आईपैड में। लैपटॉप पर्सन तो वो थे ही नहीं। हम्म। ड्राइव्स थी उनकी बहुत सारी जो मुझसे बहुत पहले ले गए थे, कोई 1.5-2 महीने पहले। उनको था हम एक बीवी को तंग ना करें, और लैपटॉप पर्सन वो थे नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और कुछ होगा भी तो ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं उसका कोई बैकअप या ट्रांसफ़र किसी ना किसी को तो दिया ही होगा, लेकिन वो हम लोग नहीं है, फैमिली मेम्बर्स को वो नहीं करते थे कि वो तकलीफ़ में ना आए। तो ये जो मंजन बिकता है ना लैपटॉप वाला, ये मंजन बिकवाया जाता है इनसे। ये लोग जो टाउट्स है ना कि इल्ज़ाम किसी और, मतलब कत्ल किसी और ने किया, इल्ज़ाम हम किसी और पे लगा दें। तो उनका फ़ोन और जो उनका आईपैड है वो कीनिया की उसके पास है, एजेंसी के पास है। और एक फ़ोन यहाँ पे वापस आ गया था जो कि उनके घर वालों को आई थिंक उनको वापस किया था जीआईटी ने। वो कोई सैमसंग का एक फ़ोन था, एक्स्ट्रा कोई फ़ोन, बट जो मेन गैजेट्स हैं वो दोनों कीनिया में ही हैं। और लैपटॉप और ड्राइव्स मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं, या उनकी जो और इक्विपमेंट था, गोप्रो, इस तरह की जो चीज़ें थी वो सब कहाँ हैं, क्योंकि वो उनके पास वहाँ नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये है, मैंने भी ये भी नहीं कहा कि मुझे वो गैजेट्स दिए जाएं। मेरे लिए कोई रिस्क मज़ीद ना यहाँ पे बन जाए। फ़िलहाल वो वहीं रहें। कभी कोई आगे हमने परस्यू किया तो उसका कोई आज़ादाना फॉर्म फॉरेंसिक कर सकती हैं उन दोनों गैजेट्स का। बट ये जो मंजन बेचा जाता है ना कि फ़लाँ को दे गए थे तो उसमें बहुत कुछ था और ये वो था, तो भाई वो अपना सारी टाइपिंग आईपैड और आईफोन पे करता था। ही वॉज़ नॉट अ लैपटॉप पर्सन। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बस आपको पता है कि ये वो जो इस मुल्क में चलता है ना कि किया किसी और ने होता है और वो डल किसी और पे जाता है, तो ये वो वाला सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिलती है कि अरशद शरीफ का मुराद सईद के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था, तो आपने मुराद के साथ अरशद का कैसा ताल्लुक़ देखा? मेरे इतने पॉलिटिकल लोगों के साथ हेलो हाय थी ही नहीं, और अगर घर पे कोई आता भी था तो मैं इतना ज़्यादा जाती ही नहीं थी, मिलती ही नहीं थी, और बहुत कम ही होता था कि वो घर पे लोगों को बुलाए। बस ऑफिस में मिल लेते थे लोग उनके साथ। आई फाउंड कि 1-2 साल से उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ था, लेकिन मेरी इतनी ख़ास उनसे सलाम दुआ नहीं थी। और मेरी अभी भी पीटीआई में बहुत कम लोगों को जानती हूँ, शायद मैं उंगलियों पे गिन लूँगी, 2-3 लोग होंगे वो टोटल। मेरी इमरान खान से भी जो लास्ट कोई मुलाकात हुई होगी 11-12 साल पहले बतौर रिपोर्टर हुई होगी। हालांकि मैंने उनकी अहलिया के लिए हमेशा बहुत आवाज़ उठाई, मुझे दुख होता है उन पर जब इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन मैं उनको भी ज़ाती तौर पे नहीं जानती। बट हाँ, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इनका भाइयों वाला ताल्लुक़ था। और फॉर मी मुराद सईद का इस चीज़ से कोई कत्ल वतल से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उनको क्योंकि कुछ उनके ख़िलाफ़ मिल नहीं रहा होगा ना, तो उन पर ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनके पास लैपटॉप है, या वो क्यों छोड़ कर आए, या वो उन्होंने क्यों फैसिलिटेट किया अरशद को। अरशद ने मुल्क से अगर निकलना था तो जाहिर सी बात है किसी की मदद से निकलते ना, वो अगर गिरफ्तारियां हो रही थी तो। फॉर मी ही इज़ इनोसेंट, बट आई डोंट नो मच अबाउट हिम पर्सनली कि वो दोनों की किस हद तक दोस्ती थी या क्या था। बट ये कि मुझे लगता था कि दोनों का अच्छा एक ब्रदरली बॉन्ड है। ठीक है। आपने केस दायर किया कीनिया में, अचानक जब केस पे फैसला आता है, इवन कि मुझे भी तब पता चलता है, तो आपने केस जब दायर किया किसकी मदद से किया, क्या सोच के किया, ये कैसे हुआ ये सब? फॉर मी मेरे साथ तो कोई भी नहीं स्टैंड कर रहा था, इतनी पॉलिटिक्स चल रही थी और आवाम थी, दोस्त अहबाब थे, अपना एक सर्कल बहुत बड़ा था, अपने कम्युनिटी यूनियन
भी सब थे साथ और इस तरह था। लेकिन मैं जब इद्दत से मेरी इद्दत ख़त्म हुई है, मैं सुप्रीम कोर्ट गई तो मैं बहुत देर रोस्ट्रम पे खड़ी रही। मुझसे खड़ा ही मुझे लगे मैं अब गिरूंगी। पैरों में अलग तकलीफ़, घुटनों में अलग तकलीफ़। 5-6 महीने बाद मैं घर से निकली थी, अजीब अजीब सा लग रहा सब कुछ। वो फानूस देख के सर में सब कुछ लग रहा था ना। तेज़ एसी चलाते हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सर्दी मुझे महसूस हो रही थी। आप सोचें, मुझे बोलने ना दें, खड़ी हुई हूँ, खड़ी कटहरे में खड़ा होना कोई आसान बात थोड़ी है। एक बेवा के लिए, एक विक्टिम के लिए, एक ऐसी बंदी जो इंसाफ लेना चाहती है। फिर मेरे वकील को बोलने की इजाज़त मिली, तो मुझे उसी टाइम पे अंदाज़ा हो गया था कि हुकूमत जिस तरह हीले बहाने कर रही है, हुकूमत ने अरशद के लिए कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा आप हमें करने का वो दें, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो ना उसका केस वहाँ फॉलो कर रहे हैं, ना उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, ना उसके लिए कुछ। कहते हैं हम बड़े गरीब मुल्क हैं जी, और हम तो वकील ही नहीं कर सकते, वहाँ तो 2-2 करोड़ रुपए फीस लेते हैं वकील। ठीक है, महंगे हैं वहाँ के वकील, लेकिन इतने भी महंगे नहीं हैं। उनकी विल नहीं थी करने की। तो मुझे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक वो बनाएं पूरा रिसर्च और हमें दें, फिर हम हुकूमत को कहते हैं कि कौन कौन से फोरम्स हैं जिस पे हम दुबई और कीनिया में अरशद के लिए इंसाफ ले सकें। मैंने और बैरिस्टर साद बुट्टर ने बनाया वो, और बैरिस्टर साद बुट्टर की बहुत उसमें मेहनत है, और मियां अली इशफाक की टीम सारी मेरे साथ थी। क्यों थी? इमरान भाई ने कहा था, मेरा वीर है वो, अल्लाह उसको सलामत रखे, आमीन। मैं कहाँ 8-9 वकील कर सकती थी, मैं तो घर में बैठी हुई थी। वो आए, उन्होंने कहा कि ये सारे आपके वकील हैं, ये आपके भाई भी हैं और ये आपके वकील भी हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मेरी सास साहिबा के पास कोई वकील ही नहीं। अब मैं तो इतने लोगों को नहीं जानती थी, मेरी इतनी दोस्तियाँ नहीं है, मतलब उस लेवल पे, पर्सनल लेवल पे ना। सोशल मीडिया पे तो आपको लगता होगा कि मैं एक वॉरियर जंगजू हूँ और मैं तलवार लेके बस शायद फिरती रहती हूँ। नो, आई एम अ वेरी पोलाइट पर्सन, आई एम नॉट सोशल। मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, तो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि वो कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और वो उन्होंने कहा कि जवीरिया जस्टिस शौकत सदीकी साहब जो हैं वो चाहते हैं। इसके अलावा 2-3 और लोगों ने भी अप्रोच किया, लेकिन मेरी सास को ज़रा वो, क्योंकि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाले आपको पता है कि जज और वकील हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा ये मेरी नुमाइंदगी करेंगे। फिर हमें ये भी कहा गया आप लोग एक ही कर लें सब वो शुरू में, लेकिन चूँकि उन्होंने अपनी अलग एप्लीकेशन दे दी थी और मुझे मजबूरन फिर अलग देनी पड़ी और वकील करना पड़ा। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फिर जो पहले दिन खड़े, क्योंकि सब भाग गए थे ना वहाँ से। जब मेरी सास साहिबा ने वहाँ पे ख़त दिया तो वहाँ से सारे वकील वो भाग गए थे जो अरशद के शो में आया करते थे, जो उनको यकीन दिला रहे थे कि अम्मा जी हम आपके साथ हैं और ये वो। तो वहाँ सिर्फ रह गए मियां अली इशफाक और उनकी टीम और मेरी फैमिली के मेल मेंबर्स और उनके कुछ उधर के फैमिली मेंबर्स। तो मैं उस वक्त वहाँ नहीं थी क्योंकि मैं इद्दत में थी। तो मैंने कहा नहीं, इनसे केस नहीं लेना, ये तो मुझे यही रिप्रेजेंट करेंगे। तो पाकिस्तान में, और वो है भी प्रो बोनो, ये भी उनकी बड़ी एक बात है कि एक ऐसा केस जो कोई लेने को तैयार नहीं था, उसमें जो है वो मियां अली इशफाक और साद बुट्टर ने और जिनके और सारे टीम में लोग हैं, उन्होंने बैरिस्टर कदीर, बाकी सब लोगों ने, क्योंकि कुछ चीज़ें हाई कोर्ट में हो रही थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, तो उन्होंने सब चीज़ें कर बहुत बहनों वाली इज्जत एहतराम। बल्कि वो जब आए हैं तो मेरी इद्दत थी, तो वो ऊपर नजरें नहीं कर रहे थे। मैंने खुद 2 चादरें पहनी हुई थी, मैं JIT से भी ऐसे ही मिली थी, मैंने मास्क भी पहना हुआ था उस टाइम पे। तो वो मेरे एहतराम में, मेरी इद्दत के एहतराम में भी नज़र भी ऊपर नहीं कर रहे थे। लेकिन चूंकि मुझे वकालतनामा साइन कराना था, वहाँ जाना था, तो मैं तो भाई इस यंग लॉट के जितने सारे वकील हैं, मैं तो इनकी बहादुरी को दाद देती हूँ। और फिर ये जब वहाँ पर केस हुआ तो मुझे आइडिया हो गया ये नहीं चलेगा यहाँ पे वो ख़त के बाद से तमाम चीज़ें रुक चुकी हैं। मैंने घर में बैठे हुए ईमेल लिखी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, RSF को, यूनेस्को के पास एक बहुत बड़ा मैंडेट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अक़वाम मुत्तहिदा को, कि जी मैं ये हूँ, मेरे शौहर को इस तरह कत्ल कर दिया गया है। अब मैं क्योंकि पाकिस्तान में रहती हूँ तो मैं किस तरह वहाँ के कातलों को पकड़ सकती हूँ, जुरिस्डिक्शन का फ़र्क है। तो मुझे वहाँ से दावतनामा आया कि आप पेरिस आ जाएं। तो मैंने कहा मैं इद्दत में हूँ तो मैं नहीं आ सकती, अभी 10 दिन बाकी थे, वो इवेंट 22 को था और मेरे 10 दिन अभी बाकी थे। तो मैंने उनसे माज़रत कर ली, मतलब मैं एक पेरिस जैसी जगह पे नहीं गई, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे लिए शरीयत पहले थी, बाकी चीज़ें बाद में थी। इवन इंसाफ भी उसके बाद आता था, पहले शरीयत आती थी। तो मुझे था कि मेरी तरफ से एक अच्छी शरई इद्दत मेरे शौहर को मेरी तरफ से तोहफे में मिले, क्योंकि मेरे असातिज़ा ने ये कहा था, कारी साहब है मेरे, कारिया हैं, समिया आपा हम कुरान पढ़ते हैं, उनसे 4-5 साल हो गए। दे रिस्पॉन्डेड मी सरप्राइजिंगली
एक टूटी फूटी अंग्रेज़ी में मैं ईमेल लिखती हूँ रोते हुए, दुखी बेवा जिसका कोई भी नहीं है, भाई नहीं है, शौहर चला गया है, देवर पहले शहीद हो गया था, मर्द ही नहीं रहा घर में, वालिद साहब बहुत बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे मेरी वालदा का आमीन। मुझ पे, कि मेरे साथ एक फैमिली सिस्टम सपोर्ट था। मैंने उनको ईमेल लिखी, उनका जवाब आ गया, उन्होंने कहा पेरिस आके खिताब क्यों नहीं करती, आप यहाँ लोगों से मिलें और अपना मसला भी बताएं और आपके लिए वे आउट निकलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऑनलाइन शिरकत कर लूँगी। मैंने की ऑनलाइन शिरकत, तो मुझे वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप मीडिया डिफेंस को रब्ता करें, आपके लिए वकील हो जाएगा। अब मैंने मीडिया डिफेंस पर रब्ता किया तो दो प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी लड़कियाँ, मैं उससे कम से कम 10 साल तो मुझे लगता है छोटी होंगी, और वो, मैं रो भी रही हूँ, मेरी बात सुन रही हैं, मैं वो भी कर रही हूँ। उनके तवज्जुद से मीडिया डिफेंस एक ऐसा इदारा है जो कि उन सहाफ़ियों को मदद करता है जो अपनी हुकूमतों की तरफ से, अपने इदारों की तरफ से केसेस में फंस जाए, उनको बुक कर लिया जाए, उनको जो है वो मुआवनत फराहम करता है कानूनी। अब हमने इस पे काम शुरू किया, जुरिस्डिक्शन का मसला आ गया। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी, मेरी कोई ऑफशोर, ना मेरे पास जायदादें हैं, ना फ्लैट्स हैं, ना मेरे पास कहीं और की शहरियत है। तो उन्होंने ये कहा कि रेचल ड्विडली, ये बड़े उनके एक बेहतरीन जूरिस्ट हैं, ये आपको डिफेंड करेंगे और जुरिस्डिक्शन का मसला ऐसे हल होगा कि आप जो हैं वो उनके दो इदारों को हम साथ में ला लेंगे, कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन। तो इस तरह जब मैंने पिटिशन फाइल की तो वो रिजेक्ट नहीं हुई, वरना उनके वो जो 5 इदारों जिनको मैंने आईपवा, उनकी पुलिस, GSU का वो जो नीम फौजी दस्ता, उनका अटॉर्नी जनरल, वो ये कह रहे थे इनकी पिटिशन उड़ाओ, रिजेक्ट करो इनकी पिटिशन। और मैं रोऊँ ज़ारों, मैं उस हेयरिंग्स में भी रोती रही हूँ। मैं तो मुझे लगता है मैं 2 साल से रो ही रही हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं होता। मैं रोती हूँ, काम करती हूँ, रोती हूँ, काम करती हूँ, या फिर इस में थोड़ा सा कुछ खा भी लेती हूँ, और कुछ नहीं मेरी मतलब तीसरी कोई एक्टिविटी नहीं होती। मैं वहाँ भी रोना शुरू हो गई, बिल्कुल तड़प तड़प के ना। मेरा माइक लेकिन बंद था क्योंकि मुझे डेकोरम का ख्याल था कोर्ट के। मैंने कहा यार ये तो 5 वकील आए हैं दूसरी तरफ से, और ये मैं, और ये तो ये एक ही हैं, और उस दिन तो कोई भी हमारे साथ जर्नलिस्ट, कोई इदारे का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मैंने कहा ये तो गया, मेरा तो केस रिजेक्ट है। उसने कहा नहीं, मैं इसकी पिटीशन को मंजूर करती हूँ और इस पर कार्रवाई होती है और सबको नोटिस जारी करती है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये किया कीनिया के, वो नहीं आए। मैंने कहा मैं क्यों आऊँ, जवेरिया कौन पाकिस्तानी, कौन पाकिस्तान, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक तरक्की पजीर मुल्क की, जिसकी बड़ अकड़ और रोब तो फेक सा हम लेके फिर रहे हैं, लेकिन वैसे तो हमें गरीब का शकोल लिया हुआ मुल्क है, उसकी सिटीजन के क्या राइट होंगे। जज स्टेला मकोटो ने कहा कि मैं 15 मिनट की ब्रेक ले रही हूँ, उधर ऑनलाइन होती हैं, जूम पे होती हैं, 15 मिनट बाद वो बंदा मेरे सामने हो। अटॉर्नी जनरल 15 मिनट बाद सामने था। देन आई कि उनकी पुलिस हमारी पुलिस जैसी है, लेकिन उनकी अदलिया हमारी अदलिया जैसी नहीं है। फिर क्या हुआ, 8-9 हेयरिंग्स हुई, और एक दिन मेरे वकील साहब, चूँकि वो बड़े मारूफ और मशहूर वकील साहब हैं वहाँ के, वो ट्रैवल कर रहे थे। तो उस दिन मुझे काजिम साहब ने कहा, उसमें बल्कि वो मुनीर भाई भी जो है वो थे शामिल। मैंने उस दिन 5-6 सहाफ़ियों को वो भेजा हुआ था, 2-3 आ जाते थे, बाकी बहाने कर लेते थे, हम लिंक नहीं हुए, हम तो रूम में ही नहीं जा सके, या हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा, या हम कोर्ट में हैं, या हम सुप्रीम कोर्ट में, या हम असम्बली में है। मैंने फिर कुछ नहीं कहा, मैंने बॉदर नहीं किया, लेकिन कुछ लोग बाकायदगी से आते रहे। इवन रज़ी ताहिर उसमें बाकायदगी से आते रहे, मुनीर अहमद बाकायदगी से आते रहे, काजिम खान बाकायदगी से आते रहे, और कुछ 2-3 कीनिया के जर्नलिस्ट भी आते रहे। फिर उसके बाद मैंने आलमी इदारों को रिक्वेस्ट की, जैसे RSF है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, और इवन मीडिया डिफेंस को भी कहा कि आप भी मॉनिटर करें ट्रायल को, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक बेवा हूँ, एक खातून हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ। अच्छा, वो रेचल उस दिन नहीं थे, तो उस दिन मैंने फिर खुद दलाइल दिए। मुझे काजिम साहब ने कहा कि जवेरिया आप आज बोलो। मुझे 10-15 मिनट मिले और मैंने तमाम चीज़ें उनको बताई। पता थे मुझे अब ये चीज़ें टिप्स पे याद है। मुझे सब कहते हैं तुम भी इंटरनेशनल लॉ पढ़ लो। शायद मेरी इतनी एज नहीं है कि अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी वाला लॉ करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब सब कहते हैं तुम वो जो ये जो लंदन से होता है ना, वो वाला लॉ कर लो अपना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ कि कुछ तो मुझे भी करना है।
तो चलो अगर कोई टीवी चैनल पे काम ना सही एंकरिंग शैंकरिंग का मेरा भी दिल नहीं करता तो मैं लॉ तो पढ़ सकती हूँ या आगे पढ़ सकती हूँ। मैंने खुद दलाइल दिए, मैंने उनको उन हक़ाइक़ से आगाह किया कि उन्हें धमकियाँ पाकिस्तान में मिली थी सर में गोली मारने की। वो टेम्परेरी तौर पे आपके मुल्क में आए थे जहाँ पे उनको बिल्कुल उसी तरह कत्ल किया गया जैसे उनको यहाँ पे धमकियाँ देने वालों ने धमकियाँ दी थी। फिर अगली समात में बड़ा रोई क्योंकि वो बार बार यही कह रहे थे इनकी पिटीशन में ये मसला है, ये तो दूसरी शहरी है, अगर आपने इनको इंसाफ दिया तो हमारी फ़ौज हमारी पुलिस में तो बड़ा बुरा इफेक्ट जाएगा, वो तो बड़े डिसार्ट हो जाएंगे कि आप इसके हक में फैसला दे रही हैं, गैर मुल्की है और वो कत्ल होने वाला भी गैर मुल्की था, बस वो गलती से कत्ल हो गया इनसे, लेकिन आप जो है ना आप इस तरह ना करें, हमारी बड़ा दुखी हो जाएंगे वो लोग, उन पे उनके मोरल डाउन हो जाएगा। जज ने इंसानी हकूक़ के आलमी चार्टर को सामने रखते हुए, जिस पे मेरे वकील ने भी दलाइल दिए थे, मैंने भी मेंशन किया था, और कीनिया के इंसानी हकूक़ के कवानीन पर अपने इदारों के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया और ना वहाँ पे कोई कौमी सलामती हिली, ना कोई बुत परस्ती कोई शख्सियत परस्ती करने वाले चीखे, बल्कि उनके मीडिया ने, हमारे मीडिया ज़्यादा इस केस को कवरेज दी है, शायद लगता है वो भी अपनी पुलिस के साथ आए हुए हैं। और जज साहिबा ने ये कहा कि कीनिया की पुलिस का जो कदम है वो गैर आइनी और गैर इंसानी था। अरशद शरीफ को गलती की बुनियाद पे कत्ल नहीं किया गया, अरशद शरीफ को शनाख्त के बाद तशद्दुद करके गोली मार के कत्ल किया गया है। इसलिए उन पुलिस वालों के खिलाफ मैं कार्रवाई का हुक्म देती हूँ। अब तक जितनी तहकीकात हुई हैं, जो कुछ है वो जवेरिया सिद्दीकी के साथ शेयर किया जाए और इसके साथ इनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। कॉम्पनसेशन लेना बाहर के मुल्कों पे बहुत कॉमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्रवाई रुक गई है। जवेरी ये बताएं कि जब जज साहिबा ने ये रिमार्क्स दिए और आप ये मुकदमा जीत गई, अरशद शरीफ शहीद का जो मुकदमा आपने लड़ा कीनिया में, तो तब आपकी फीलिंग्स क्या थी? मैं रो रही थी, खुश भी थी, रो भी रही, सुरखरू, मुझे लगा मैं सुरखरू हुई हूँ अपने शौहर के साथ, जो मैंने मोहब्बत की, जो वफा की। किसी की दूसरी बीवी होना आसान नहीं होता। आपको सम टाइम बहुत सी चीज़ों पे सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियाँ, सिर्फ आपको हेट भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन मैंने ये साबित कर दिया बीवी बीवी होती है, और मशरक़ी बीवी बड़ी वफ़ादार होती है और बहुत मोहब्बत करती है, और जब उसके शौहर में बात आई तो फिर वो किसी हद तक जो है वो जा सकती है। काश के अरशद शरीफ ने मुझे पहले अपने मुकदमात में, वो मुझे कहते थे नहीं ना तुम ट्वीट करोगी ना तुम कुछ लिखोगी, अदलिया खुद ही कर लेगी ना, हमें इंसाफ मिल जाएगा, तो तुम रिलैक्स करो, तुम फ़ोन छोड़ दो, तुम अपनी सेहत पे तवज्जो दो, तुम ठीक हो जाओ पहले, फिर जो करना है कर लेना RSF कमेटी टू प्रोटेक्ट को कॉन्टेक्ट बाद में, अभी नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। उस जज ने मुझे इंसानों की तरह ट्रीट किया, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं जानवर हूँ भी नहीं। उन आलमी इदारों ने मुझे बाइज़्ज़त इंसान, बाइज़्ज़त औरत, एक डिग्निफाइड बेवा, एक बेहतरीन सहाफ़ी उसके तौर पे ट्रीट किया। और उन्होंने मुझे गालियाँ नहीं दी। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर कितनी दफ़ा लोगों ने मुझे गालियाँ दी, मुझे ज़िंदगी में कभी किसी मर्द ने और औरत ने गाली नहीं दी फेस टू फेस। मैं ऐसे लोगों में उठती बैठती नहीं, शुरफा में उठती बैठती हूँ। पाकिस्तान में कल्चर बन चुका है कि लोग बराह रास्त, औरतें भी बहुत ख़राब बदमाश किस्म के मर्द और औरतें हैं, ये कुछ बंच ऑफ ना, ये लोगों के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरे ऊपर लगाए, लोगों के ऊपर गंदे चीज़ें करते नहीं। अब सुने मेरी बात, गंदी तरीन अल्फाज और वो गालियाँ जो हमने कभी सुनी भी नहीं होती उनका इस्तेमाल करते हैं। जब यहाँ पर मेरे साथ ये कर रहे थे ना कुछ लोग, सब नहीं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं भाई, मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत दी। मैं एक शादी में गई हुई थी तो मैं बड़ा पीछे होकर छुप के बैठी हुई थी। उनको जैसे ही पता चला कि अरशद की जवेरिया आई हुई हैं तो उन्होंने कहा हमारे शहजादे की शहजादी आई हुई है, और मेरे हाथ पे यहाँ पर 8-9 लिपस्टिक के निशान थे, क्योंकि ख़वातीन मेरा मुंह नहीं चूम रही थी कि मेरी सेटिंग वेटिंग ना, मैं भी तैयार होकर गई थी। अच्छा, मुझे बहुत आपा ने कहा था कि अच्छा तैयार होकर आना, मैं दूल्हा वालों की तरफ से थी। एक अंकल आते हैं, वो मेरे पास रोना शुरू कर देते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ अंकल रोए नहीं, किसी की शादी है, मैं भी रो पड़ूंगी। फिर अरशद की बात कर रहे हैं आप, कहते बेटा तुम ना लड़के वालों की तरफ से आई हो, मैं बेटी का बाप हूँ, ये दुल्हन मेरी बेटी है। अच्छा, और इसलिए मुझे तुम्हारे लिए ज़्यादा दुख हो रहा है। मुझे पकड़ा, हाथ पकड़ा, स्टेज पे लेके गए, बिठाया, फोटोशूट। मुझे लगा शायद बीइंग अ विडो ना लोग अब मेरे से नफरत किया करेंगे, मैं कब छूत बन जाऊंगी। और मुझे अक्सर लोगों ने कहा हाय कितनी हट्टी कट्टी भेवा है, उनको ये नहीं पता मुझे इतनी बीमारियाँ हैं, हील मैं नहीं पहन सकती।
बहुत देर मैं नहीं खड़ी हो सकती, मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ 3 महीने से, मेरे घुटना नहीं ठीक हो रहा, मुझे बहुत ज़्यादा मसले हुए हैं अरशद के जाने के बाद, जो कि मेरी एज के मुताबिक मुझे अभी नहीं होने थे, आज से 10-15 साल या 20 साल बाद होने थे। आवाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो कुछ गंदे लोग गंदगियाँ कर रहे थे ना, बहुत जो एक आपको पता है एक लाजत का सिस्टम एक पूरा एक्टिवेट हुआ हुआ है, तो वो लोग मुझे इंसान के तौर पर ट्रीट कर रहे थे और उन्होंने इंसानी हमदर्दी हकूक़ की बुनियाद पे जवेरिया सदीक को इंसाफ दिया जिसके साथ जुल्म हुआ कि उसके शौहर को कत्ल किया गया, और अरशद शरीफ को इंसाफ दिया कि जिसका राइट टू लिव उससे छीना गया, उस पर टॉर्चर किया गया, उसको उसकी अगर तबाही उम्र होती तो वो 75-80 साल में जाता, उससे उसकी ज़िंदगी छीनी गई। तो ये चीज़ जब उन्होंने फ़ैसला दिया तो मेरा इंसानियत पे जो वो है ना यकीन, वो रिस्टोर हो गया। और जिस तरह से आवाम ने रिएक्शन दिया, कोई मुझे फूल भेज रहा है तो कोई मुझे केक भेज रहा है तो कोई घर आके गले लगा रहा है, लोगों ने मुझे कहा कि तुम काबिल फ़ख्र बेटी हो और तुम्हारे जैसी बेटियां होनी चाहिए। जी बिल्कुल, काबिल फ़ख्र बीवी, प्राउड टू बी अ वाइफ ऑफ अरशद शरीफ। सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आपको इंसाफ देगी? फिलहाल जो रिजीम चल रहा है ना उसमें तो कुछ नहीं होने वाला। जब कभी फॉर्म 47 वालों की नहीं, फॉर्म 45 वालों की हुकूमत हुई ना, हमारे जिन्हें हमने वोट दिया है वो आए, और एक नया हर जगह पर जब बंदा बैठा हुआ होगा ना, वो बंदा जो डिज़र्व करता है, तो फिर डेफिनेटली हम आएंगे। लेकिन जिस तरह जो ख़वातीन जजेस होती हैं ना, उनसे हम ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमारा बात सुने। तो आपको पता है फुल कोर्ट में इस वक्त खातून जज भी हैं, फिर जस्टिस अत्थर मिनुल्लाह जैसा शख्स जहाँ बैठा हो, तो वहाँ हमें क्यों नहीं इंसाफ मिलेगा। मैं बहुत होपफुल हूँ कि कुछ अरसे तक जब थोड़े से हालात पॉलिटिकल ठीक हो जाएंगे ना, और ये इनकी भी थोड़ी सी ज़रा इससे पीटीआई के बल्ले से और पीटीआई को दीवार से लगाने से जो की पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद वो दौर शुरू होगा कि जिसमें हमें इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। आखिर में अरशद शरीफ का कोई शेर सुना दें। अरशद शरीफ तो शायर थे ही नहीं, तो वो शेर नहीं पढ़ते थे। हाँ, और आपको पता है आपको पता है मुझे हाँ। शेर नहीं आते, मुझे ज़बानी याद नहीं होते। अरशद शरीफ को तो दीवान याद थे, ख़ासतौर पे वो शायरी जो जिस तरह जो जिन हबीब जालिब हो गए, अहमद फराज हो गए, इनकी शायरी तो उन्हें ज़बानी याद थी। परवीन शाकिर भी पढ़ते थे वो शौक से। मुझे कोई शेर नहीं ज़बानी आता, लेकिन अरशद का एक बड़ा फेमस कोट है कि हीरो डाइज यंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।